हेलो एवरीवन। तो झारखंड सहायक आचार्य का 13 जून वाला जो पेपर हुआ था, 13 जून 2024 वाला, ठीक, यानी बहुत ही रीसेंट एग्ज़ाम का आपका पेपर हुआ है। ये जेएसएससी ही करवाया है। इस एग्ज़ाम का सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 13 जून वाले का। और भी सेक्शंस है और भी जो शिफ्ट है उसका भी हम लोग को पेपर प्राप्त हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन भी हम लोग धीरे धीरे करके करवाएंगे। अगर आपके पास और पेपर अवेलेबल है झारखंड सहायक आचार्य का या अदर कोई जेएसएससी एग्ज़ाम का, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8987921161। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा ताकि आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा। जो भी लोग अपना आंसर की सबमिट करेंगे उनको 30% ऑफ मिलेगा अपने जो मनपसंद है कोर्सेस या टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम क्लस्टर ऐप में। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि सर ये वाला पेपर क्यों ही हम बनाएं, इससे क्या फ़ायदा होगा। यही बात बहुत सारे भोले बच्चे लोग किए थे जब पेपर हम करवाना स्टार्ट किए थे लैब असिस्टेंट का। वो लोग सब बोले थे अरे ये तो लैब असिस्टेंट का पेपर है, ये कहाँ ही काम आएगा। और जो भी लोग किए होंगे, अच्छा खासा लोग उस वीडियोस को देखे थे, पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, इसी प्लेलिस्ट में ये भी वीडियो ऐड होगा। कितना ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है जाके आप लोग देख लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन टू क्वेश्चन भिड़ा है। हम ऑप्शन का बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो एक्सप्लेनेशन डिटेल में देते हैं, हम एक्सप्लेनेशन का भी बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधा बात बोल रहे हैं कि टकाटक जो हम आपको क्वेश्चन करवाते गए थे वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट घूम फिर करके दोबारा से जीएसएससी सीजीएल में पूछा हुआ है, चाहे वो आपका साइंस का हो, चाहे जीएस हो, चाहे झारखंड जीएस हो। इसीलिए ये पेपर आप मिस नहीं कर सकते हैं। इस पेपर का जिन लोगों को ऐसे प्राणी जिनको पीडीएफ का भूख है, उनका भूख भी हम शांत कर देंगे। ई बुक सेक्शन में मिल जाएगा। एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक हम आपको पहले कमेंट में लगा दिए हैं, वहाँ से जाइएगा, आपको ई बुक वाले सेक्शन में इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन फुल सॉल्यूशन वीडियो में ही मिलेगा। दूसरा जो सेक्शन है इसमें हम केवल आपका जीएस करवा रहे हैं, झारखंड जीएस रहेगा, कंप्यूटर भी रहेगा और आपका साइंस भी रहेगा। उसके अलावे मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन पहले ही करवा दिया गया है। जो मैथ्स वाले सर हैं जो अपना मैथ्स का कोर्स भी लेते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको करवा चुके हैं। उसका वीडियो आई बटन में आ रहा होगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जा करके भी देख सकते हैं, ठीक है। और जेएसएससी सीजीएल का पेपर 3 का और पेपर 2 का इंग्लिश का टेस्ट सीरीज एग्जाम क्लस्टर ऐप में अवेलेबल है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, बहुत लोग फड़फड़ा के अभी आगे बढ़ेगा, इंट्रो स्किप मारेगा। यहाँ पर कृपया करके स्किप ना मारे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत भलाई होगा। अदरवाइज वीडियो से ट्रॉमाटाइज होकर के जाइएगा। इतना डर लगेगा ना आपको कि पूछिए मत। क्यों? क्योंकि जो पेपर है ना, इसमें देखिए यहाँ पर, इसको ज़रा से पढ़िएगा। इसको हम हिंदी, इतना शुद्ध हिंदी पढ़ के अपना जो है जीभ का एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे। मेन बात इसमें ये लिखा हुआ है ना कि जितना भी आपका पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 होगा, तो पेपर 1 और 2 तो लैंग्वेज वाला है, हम लोग के काम का नहीं है। पेपर 3 का जो है सारा सेक्शन किस स्तर का होगा? +2 या इंटर स्तर का होगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। यानी कि क्वेश्चन है सब 11 12 वाला भी आपको मिलेगा। अब 11 12 वाला आपके जीएस में ज़्यादा आपका दिमाग नहीं फोड़ेगा, लेकिन जब आप साइंस का सेक्शन में घुसिएगा ना, ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा। सब 11th और 12th का बहुत सारा क्वेश्चन डाला हुआ है। मतलब फिजिक्स में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, हमको अपना खुद का मतलब बीटेक का दिन याद आ गया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ 11 12 का दिया हुआ है। इसीलिए हम इस जो आपका सॉल्यूशन करवाएंगे इसमें हम मार्क करते चलेंगे कि बाबू ये सवाल जो है सो आपके काम का नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कृपया करके वैसे सवालों को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। वैसे क्वेश्चन को आपको इग्नोर कर देना है जिसमें हम क्रॉस मार्क लगा के आपको बोल देंगे कि ये आपके काम का नहीं है, ठीक। बाकी सब क्वेश्चन आपके काम का है, एग्जाम में बहुत जरूरी होगा। दूसरे लोग जो एजेंसी को लेकर के टेंशन में आ रहे हैं, थोड़ा सा आज इंट्रो लंबा होगा लेकिन इन लोग को एड्रेस करना जरूरी है, जो बोल रहे हैं कि यार ये वाला एजेंसी है या नहीं है, एजेंसी का हमको नाम बताइए। भाई एजेंसी वेजेंसी कुछ नहीं है, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है जेएसएससी। बात को समझिए, ठीक है। आयोग का भी इन्वॉल्वमेंट होता है पेपर बनाने में, ऐसा नहीं कि एजेंसी गया और उठा के बना दिया, ठीक है। तो जेएसएससी हर चीज़ में कॉमन है। ये क्वेश्चंस आप कीजिए, आपका रिवीजन होगा, और जिस तरह से हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाते हैं उसका नोट पिकिंग करते चलिए। जो लोग किया है उसको कितना रगड़ के फायदा हुआ है ना, वो उन्हीं लोग जानता है। जो किया है होगा, जो पहले वाला सीरीज को फॉलो किया होगा, उससे जाकर के पूछो। और ये सीरीज भी आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बता के नहीं छोड़ते हैं। वो भी आप थोड़ा देर में ट्रेलर देख ही लीजिएगा कि हम कैसे करवाते हैं। सो बाकी साइंस का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं, जेएसएससी साइंस मास्टरमाइंड कोर्स अभी फिलहाल केवल 149 रुपीज़ में अवेलेबल है। अगर आप कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑफिसर आप सब लोग बनना चाह रहे हैं ना, वही वाला ऑफिसर कूपन कोड में आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैथ मास्टरमाइंड का कोर्स भी अवेलेबल है सारे जेएसएससी एग्जाम्स के लिए। ये दोनों ध्यान रखेंगे, इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, तो हिंदी वाले कृपया करके ना खरीदें, आपके बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा अगर आप इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं तो, ठीक है। कूपन कोड ऑफिसर यूज़ कीजिएगा हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी चीज़ आपको पूछना है कोर्स के लिए तो 8987921161 इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछिएगा। चलिए, लंबा चौड़ा बात हुआ, लेकिन पहली बार हम शुरू कर रहे थे इसलिए ये सब बताना जरूरी था, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो जीएस से हम लोग शुरू कर रहे हैं। जीके और करंट अफेयर वाला सवाल है। यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पेपर देखिए आपका
जून में हुआ है, लेकिन 2023 का यहाँ पे करंट अफेयर पूछ रहा है क्या कि सबसे हाईएस्ट रैंक जो प्लेयर हैं चेस के प्लेयर, ठीक है, शतरंज के सबसे हाईएस्ट रैंक प्लेयर कौन है भारत देश में, तो जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को रिप्लेस कर दिया था। तो इस क्वेश्चन के अनुसार, जिस समय का ये सवाल है उसके अनुसार आंसर होगा क्या, डी गुकेश, ठीक है। लेकिन हमारे काम का ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट रैंकिंग चेंज हो चुका है। करंट रैंकिंग जो है फीडे का, फीडे क्या है, फीडे है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ठीक है। फीडे का ही इस रैंकिंग को लाता है। फीडे का जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें इंडिया में सबसे हाईएस्ट रैंक पे कौन चल रहे हैं अभी, अर्जुन एरिगाईसी, ठीक है, अर्जुन एरिगाईसी, ये नंबर 1 पे चल रहे हैं। नंबर 2 पे अभी आ गए हैं डी गुकेश, और नंबर 3 पे प्रज्ञानंदा चल रहे हैं। इनका भी बहुत अच्छा फ्यूचर करियर स्कोप है। तो आपको मेन नंबर 1 याद रखना है, नंबर 2 भी हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि अगर 2023 वाला आपसे डेट दे के पूछ देगा तो आंसर आपको इसको मार के आना है और नहीं तो इसको मारना है, क्योंकि अगर लेटेस्ट देखा जाए तो यही है, ठीक है। ये करंट फीडे रैंकिंग से हम उठाकर लाए हैं, ठीक। फीडे जो है जेएसएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। जेएसएससी अपने प्रीवियस एग्जाम्स में भी फीडे के ऊपर सवाल पूछ चुका है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा, सवाल आने का चांस है आपके एग्जाम में, चाहे आप जेएसएससी सीजीएल दे रहे हैं, इंटर लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हैं या जेएसएससी का कोई अदर एग्जाम भी दे रहे हैं। अगला करंट अफेयर से फिर सवाल है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर 2023 में कहाँ पे इनॉग्रेट किए? तो इसका आंसर, वैसे आप थोड़ा सा अगर चुनावों को फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, इसका आंसर है वाराणसी। और वाराणसी में जो ये सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खुला है, इसका नाम क्या है? तो नाम है स्वरवेद महामंदिर, ठीक है। ये आपको नाम भी याद रखना है, अगला एग्जाम में हो सकता है आपसे ये नाम पूछ देगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगला क्या है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस भारत रत्न अवार्ड? हा, ये क्वेश्चन तो बड़ा फेवरेट है मेरा, पॉलिटिक्स वाला चीज़ आ गया यहाँ पर। पहली महिला, ऑप्शन देखिए क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है आपको। सबसे जो मतलब वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट लेडीज ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी जी को ये मिला है। सबसे पहली महिला जिनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला वो थी इंदिरा गांधी। ध्यान दीजिएगा, इस समय इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी, ठीक है। तो खैर उस पर हम लोग करेंगे बात। तो जो गांधी परिवार है इनके बहुत सारे मेंबर्स को मिल चुका है। इतना महान परिवार है क्या बोलिएगा। 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय नेहरू जी को मिलता है। नेहरू जी को भारत रत्न पहना रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। हालांकि पहनाने का काम इनका नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा बात है, नहीं, कितना महान परिवार है। उसके बाद 1971 में इंदिरा गांधी जी को मिलता है। उसके बाद 1991 में राजीव गांधी जी को मिलता है। और ये तीनों परिवार, मतलब एक ही परिवार के तीनों जेम्स हैं, इनको मिल चुका है। अब राहुल जी को और सोनिया जी को भी कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। तो चलिए उसके लिए भी हम लोग वेट करेंगे। लेकिन हमारे लिए झारखंड के हैं हम लोग, तो हमको एक और चीज़ ध्यान में रखना है, 92 में JRD टाटा को भी मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आए और कुछ यहाँ पे लोगों का नाम लिखा हुआ है, तो MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, ये साउथ के 8 वाले फॉर्म से बिलोंग करती हैं। इनको कब मिला? 1998 में मिला MS सुब्बुलक्ष्मी को। इनको मदर ऑफ एक चीज़ बोला जाता है, ठीक है। मदर ऑफ क्या बोला जाता है ये जरा आप कमेंट करेंगे। आगे देखें, लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे इतने सारे भारत रत्न हम यहाँ पर आपको बता दिए। आपका काम क्या बनता है, लिस्ट में जाकर के और भी इस तरह का इंपॉर्टेंट कोई नाम है उसको ध्यान रखिएगा, जिनका सवाल आने का चांस होता है, ठीक। चलिए अगला क्या है, अगला भी एक करंट अफेयर टाइप का सवाल है। इसमें थोड़ा सा हम आपको सिखाएंगे क्या, वैसे ज़्यादातर लोग इतना स्मार्ट अब ऑलरेडी बन चुके हैं, लेकिन फिर भी एक चीज़ हम आपको बताते हैं। दिसंबर 2023 में एक एयरपोर्ट इनागोरेट हुआ था, कहाँ पर? अयोध्या में, ठीक है। ये भी बहुत फेवरेट रहा है लोगों का, अभी न्यूज़ में चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो अयोध्या में एक एयरपोर्ट इनागोरेट हुआ, इसका नाम क्या रखा गया, ठीक है। तो अयोध्या में अगर एक एयरपोर्ट इनागोरेट हो रहा है, अयोध्या कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो यार झारखंड का आप लोग तैयारी करते हैं, किसी भी बंदे को मालूम होगा कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कहाँ है? रांची में है। तो ये तो आप काट दीजिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी नाम से देख करके लग रहा है कहाँ का है ये। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो इतना आपको समझ में जरूर आ जाना चाहिए यहाँ पर देख करके, दिमाग लग के, कि नहीं ये यूपी से इनका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं हो सकता, इनडायरेक्ट हो सकता है बट डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो ये भी आप हटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, राजीव गांधी और महर्षि वाल्मीकि ज़्यादा एसोसिएटेड है रामायण से। और दूसरा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी साल 2023 में जब मोदी सरकार चल रहा है, उसमें गांधी परिवार के व्यक्ति के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा जा रहा है। बहुत रेयर बात है, ऐसा होने का चांस कम है, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे। आंसर तक आप पहुंच जाते, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वैसे याद कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। हम आपको सोचने का एक तरीका बता रहे थे। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? हैदराबाद के एयरपोर्ट को, हैदराबाद के शहर को ये सर्व करता है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, ठीक है। इसको मैनेज करने वाली कंपनी का नाम अगर आपको पता है
तो छोड़िए पता क्या है ये हम आप यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपके मुंबई में मिलेगा और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जैसा कि हम बताएं हमारे प्यारे रांची शहर में मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से क्या है एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी हो गया क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ था, सीजीएल का पेपर में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है एयरपोर्ट के ऊपर। ये नहीं आया था, इसी तरह से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहता है, इसीलिए आप एयरपोर्ट्स को थोड़ा अच्छा से पढ़ेंगे। जब करंट अफेयर देखेंगे तो एयरपोर्ट पे स्पेशल फोकस कीजिएगा। चलिए आगे क्या है, द ऑथर ऑफ द बुक अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय, ठीक है, जो हर माता अपनी बिटिया के लिए ढूंढती है वो वैसा सूटेबल बॉय। इस किताब के लेखक का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो इनके लेखक का नाम है विक्रम सेठ। ठीक है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई और कुछ दो बुक है, इसका नाम हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एक का नाम क्या है, द गोल्डन गेट और एन इक्वल म्यूजिक। ये दोनों आपको याद रखना होगा, रिपीट होने का चांस बनता है। बाकी अरुंधति रॉय का जो लिखा हुआ बुक्स है, लंबा चौड़ा इनका कलेक्शन है, वो भी आप देखिएगा क्योंकि एग्जामिनर्स का फेवरेट रहता है ये। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो बुक्स का नाम है ये भी आप जुगाड़ करके अपने नोट्स पे ज़रूर डालिएगा, आने का चांस बनेगा। ठीक, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन वो है जिसको साउथ इंडियन वाला लोग देख के उतना पसंद नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी कौन सा आर्टिकल देता है, तो ये आर्टिकल है आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, चलिए तो ये यहाँ पे क्या बोलता है कि जो आपका देश का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है वो क्या है, हिंदी है, और आपका जो लिपि है वो क्या है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी लिपि ही ऑफिशियल लिपि माना गया है। ठीक, देवनागरी लिपि जो नागरी से इवॉल्व हुआ, चलिए वो सब अपने काम करनी है। फिर यहाँ पे दूसरा कुछ आर्टिकल लिखा हुआ है। सबसे फेवरेट आर्टिकल क्या है, 356। स्टेट में रहने वाले लोगों को पता ही होगा, जब स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगता है तो आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आर्टिकल 351 क्या है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, डीपीएसपी है। ठीक, एसपी है एक डीपीएसपी, जो डीपीएसपी का जो नॉर्मल आर्टिकल है उसके बाहर में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल जो आपका डीपीएसपी है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, दूसरे पार्ट में मिलेगा, बट बाहर में भी एक डीपीएसपी डाला गया है 351। इसमें क्या है, एक डायरेक्टिव दिया गया है सरकार को कि सरकार क्या है, जो यूनियन है वो कोशिश करेगा कि हिंदी जो लैंग्वेज है उसका विकास हो और उसको यूज किया जा सके एज अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है, एक डायरेक्टिव है आर्टिकल 351। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर ये नहीं होगा, आंसर तो आपका वही 343 ही होगा। ठीक, उसके साथ आर्टिकल 348 भी लैंग्वेज से ही रिलेटेड है। वो लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट फॉर एक्ट्स एंड बिल, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सा लैंग्वेज यूज होगा, तो इसके बारे में कहाँ पे मिलेगा, आर्टिकल 348। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने का आपको ज़रूरत है। खासकर क्वेश्चन जो ये फोर्थ वाला है ये दोबारा रिपीट मारने का चांस बनेगा। ठीक, अगला क्या है, खजुराहो का मंदिर कौन से स्टेट में स्थित है, तो इसके लिए हमको ज़्यादा बहुत सोचने का ज़रूरत नहीं है, ये आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर मिलेगा। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कुछ निकालने लायक चीज़ नहीं मिला। अगला क्या है, वर्ल्ड नो टोबैको डे, इसके बारे में सवाल पिछले साल भी आया था, दूसरे तरीका से आया था। ठीक है, झारखंड से रिलेट करके आया था, तो ये क्वेश्चन फिर से, इसीलिए हम बोले कि हमेशा PYQ पे एक पैना नज़र आपको बना करके रखना है। अगर एग्जाम में आपको सक्सेस चाहिए थोड़ा सा रिलेटिवली कम मेहनत के साथ, इसका आंसर है 31 मई हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्या है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। प्लानिंग कमीशन के बारे में सवाल आपसे पूछ रहा है। प्लानिंग कमीशन पंचवर्षीय योजना, आप लोग सब पढ़े होंगे कि पहला जो था वो 1951 में आया था, यानी प्लानिंग कमीशन इससे पहले या इसी साल बना होगा, तभी तो 1951 में आपका पंचवर्षीय योजना शुरू हो सका। यानी कि 1958 तो आपका नहीं होगा, 56 भी नहीं होगा, या तो 45 या तो 50, ज़्यादा नज़दीक 50 है तो आप ऐसे 50 को मार सकते थे। इसके साथ में आपको एक और चीज़ देखना है कि प्लानिंग का जो इतिहास है, जैसे प्लानिंग का 5 ईयर प्लान तो आप लोग सब लोग रट लिए होंगे, घोल घाल के पी गए होंगे अभी तक, इसमें कोई हमको शक नहीं है। लेकिन एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बना था 1938 में। स्टार्ट इसको करने वाले कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये थे, लेकिन प्रेसिडेंट ये नहीं थे। प्रेसिडेंट इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो नेशनल प्लानिंग कमेटी के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा नॉटी मूड में रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। ठीक, चलिए अगला, यहाँ से थोड़ा सा साइंस का शुरू हुआ। ये साइंस कौन सा है,
जिसको जेएसएससी माना कि हम जीएस के नाम पे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये अलग से साइंस का सेक्शन नहीं, अलग से साइंस का सेक्शन अभी खुलेगा जहाँ पे 11-12 वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डाल करके घिना दिया है, ठीक है। तो वो घिनाया हुआ स्थिति में हम आपको समझाएंगे कि कैसे कैसे नेविगेट करना है। लेकिन अभी आप देखिए नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैक्टोज जो है वो लैक्टेज नाम का जो एक एंजाइम है वो लैक्टोज को ब्रेक करता है, हाइड्रोलोज को ब्रेक करता है। ब्रेक करके किस चीज़ में लाता है? तो लैक्टोज जो है एक लैक्टोज कॉम्प्लेक्स शुगर होता है जो कहाँ पर मिलता है? मिल्क में, ठीक है। मिल्क में मिलता है लैक्टोज, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक किया जाता है तो इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में ब्रेक कर देता है, ठीक है। छोटे बच्चों के शरीर में आपको मिलेगा लैक्टोज का एंजाइम। बहुत सारे बड़े बच्चों, मतलब बड़ा बच्चा तो क्या हो गया, बड़े लोग जब हो जाते हैं तो उनके शरीर में लैक्टोज का प्रोडक्शन बंद हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, जिससे वो दूध को पचा नहीं पाते। दूध को तो पचा लेंगे लेकिन दूध में मौजूद जो लैक्टोज होता है उसको नहीं पचा पाते, ठीक है। इसको क्या हम कहते हैं? इसको कहा जाता है लैक्टोज इनटॉलरेंस, यानी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को नहीं पचा पाना का जो प्रॉब्लम होता है, डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोज इनटॉलरेंस। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, ठीक। बड़ा बेकार बीमारी होता है यार, क्या बोला जाए। चलिए बायोकैटलिस्ट, अब देखिए ऊपर में ही बायोकैटलिस्ट का सवाल आ रहा था, अगर आप देखेंगे तो एक बायोकैटलिस्ट। तो बायोकैटलिस्ट बेसिकली, कैटलिस्ट क्या होता है पहले हम कैटलिस्ट को समझते हैं। एक कोई रिएक्शन है, मान लीजिए ए में बी मिला और सी बन गया, इसी में अगर हम कोई ऐसा चीज़ डाल दें जेड जो कि इस रिएक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेगा लेकिन इस रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देगा या फिर इसको होने में आसान कर देगा, इसी को हम बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। तो कोई काम को होने में आसान करना, किसी केमिकल रिएक्शन, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। इंसानों के शरीर में या बहुत सारे जानवरों के, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के शरीर में कुछ बायो कैटलिस्ट होता है और बायो कैटलिस्ट को ही हम क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। एंजाइम आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एंजाइम का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको यहीं पे मिला हुआ है, लैक्टेज। लैक्टेज भी एक एंजाइम ही है, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में आपको पढ़ना होगा, अलग अलग एंजाइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी जुटाइएगा। बाकी हम आगे बढ़ते हैं सवाल में। इनमें से कौन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है? खून में मौजूद एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट। पिगमेंट बेसिकली क्या हो जाता है? पिगमेंट को आप रिलेट करेंगे कलर से, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर कोई पिगमेंट मिलाएंगे या पिगमेंट का मौजूदगी होगा तो उससे कलर आएगा। तो खून में अगर आप पिगमेंट का बात कर रहे हैं तो आपको खून का कलर यानी कि रेड याद आना चाहिए। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि खून का जो लाल कलर है वो कौन से पिगमेंट की वजह से है? तो आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम के वजह से हीमोग्लोबिन इसका नाम पड़ा। तो हीमोग्लोबिन के वजह से लाल रंग होता है खून का, ठीक है। और यहाँ पर बाकी और भी पिगमेंट्स का नाम लिखा हुआ है। क्लोरोफिल, ये भी आपको पता होगा। क्लोरोफिल किससे रिलेट करेगा? हरा रंग से, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स। पत्तों का जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल से आता है, ये भी एक पिगमेंट है, ठीक है। मेलानिन जो है वो स्किन कलर के लिए होता है, ठीक है। जैसे झारखंड के लोग में ये एक तरह सा इनसिक्योरिटी होता है, मेलानिन का संख्या ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा स्किन कलर डार्क हो जाता है, ठीक है। झारखंड में होता है, साउथ इंडिया में होता है। और जैसे जैसे आप अफ्रीका की तरफ जाएंगे, नेचुरल इवोल्यूशन के साइकिल की वजह से उनका स्किन कलर ज़्यादा डार्क होता है। क्यों? क्योंकि मेलानिन, उनके शरीर में मेलानिन का जो संख्या है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से स्किन का कलर अलग अलग होता है, ठीक है। तो मेलानिन स्किन के कलर से आएगा, हीमोग्लोबिन खून के रंग के लिए, क्लोरोफिल आपके पत्तों के रंग के लिए, पौधों के रंग के लिए। और न्यूरोमेलानिन क्या है? न्यूरो में यही देखिए, यही वाला मेलानिन है यानी स्किन का कलर, लेकिन यहाँ न्यूरो जुड़ गया, ठीक है। तो एक डार्क पिगमेंट होता है जो आपके दिमाग में पाया जाता है, और जब आपका दिमाग का स्कैन किया जाता है तो कुछ कुछ जो एरिया होता है वो डार्कर नजर आता है। ये डार्कर इसी की वजह से नजर आता है। नाम क्या है? न्यूरोमेलानिन। तो ये नया चीज़ होगा बहुत सारे लोगों के लिए, आई एम श्योर। तो इसको अपने कॉपी में जरूर डालिएगा। प्रवचन के जैसा खाली लेक्चर सुनते नहीं जाना है, ठीक है। वैसे अगर सुन भी लिए इस लेक्चर को 2-3 बार, बहुत काम के लिए आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यहाँ से एकदम श्योर शॉट हो रहा है, ठीक। अगला सवाल क्या है? तंबाकू के पत्तों में इनमें से क्या पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन लीफ ऑफ टोबैको, ठीक है। तो टोबैको के बारे में आजकल मतलब प्रचार वगैरह से भी आप लोग सबको पता चल ही गया होगा। इसमें निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? निकोटीन, ठीक। एडिक्शन वगैरह का भी सारा इसी से खेला होता है। कैप्सेसिन, अब यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है इसको भी थोड़ा खोल लिया जाए। कैप्सेसिन किस में मिलेगा? तो मिर्चा में मिलेगा। जो मिर्चाइवा खाते हैं जिससे एकदम लहरता है, एकदम खतरनाक टाइप से, ये कैप्सेसिन से ही लहरता है। ये कैप्सेसिन नाम का केमिकल जो है सो पाया जाता है, और यही केमिकल आपको मिर्च का तीखापन का एहसास करवाता है। यानी आपका जो जीभ होता है,
जीभ से जा करके, जीभ के सर्टेन एरियाज़ में जा करके कैप्सेसिन जो है चिपक जाता है और इससे आपको तीखा लगता है। इसके ऊपर जब पानी मारिएगा ना, जब पानी भी पीजिएगा तो यहाँ से ये निकलता नहीं है बल्कि और अंदर धंसते चला जाता है। इसीलिए पानी पीने से तीखापन का कोई इलाज नहीं होता है। ठीक, अगला क्या है, मॉर्फिन। मॉर्फिन आपको किस में मिलेगा, ओपियम। ठीक है, ओपियम प्लांट में आपको मॉर्फिन मिलेगा। मॉर्फिन से क्या होता है, कायदे से पेन रिलीफ का दवा बनाया जाता है। ठीक है, यानी दर्द का जो दवा होता है वो सब बनता है कायदे से, लेकिन बहुत सारा बिना कायदा वाला चीज़ भी बनता है। ठीक है, जैसे झारखंड में बहुत ज़्यादा इसका खेती किया जा रहा है अदर रीजंस की वजह से, वो सब भी आपको समझ में आ ही गया होगा। एस्पिरिन क्या होता है, एस्पिरिन एक तरह का NSAID होता है। अब ई का होता है इतना बड़ा चीज़, आप बोलेंगे NSAID ये सब होता क्या है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ठीक है, यहाँ पर लिख दिए, चलिए, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, यानी बेसिकली जब बुखार वगैरह होता है, शरीर में सूजन होता है, दर्द होता है, उसको कम करने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए भाई, ड्रग व्रग के बारे में पता चल गया, आगे बढ़े। इंडिया का पहला सैटेलाइट का नाम पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा माइलस्टोन था हम लोगों के लिए, और ये सब हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे जीके वगैरह का किताब में। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आर्यभट्ट इसका नाम हो जाएगा इंडिया के पहले सैटेलाइट का। ठीक है, सोवियत यूनियन का बहुत बड़ा साथ मिला था इस समय हम लोगों को। ठीक, तो इंडिया का पहला सैटेलाइट का नाम हुआ आर्यभट्ट। लेकिन और भी जो ऑप्शन दिया हुआ है इसको भी ज़रा बढ़िया सा देखेंगे। रोहिणी RS1 सैटेलाइट, ये क्यों खास है। ठीक है, रोहिणी RS1 इस सैटेलाइट का नाम आपको क्यों याद होना चाहिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पहला जो सैटेलाइट है जो सक्सेसफुली इंडिया में लॉन्च किया था, और रॉकेट भी अपना था, यानी देसी रॉकेट था। ठीक है, एक एप्पल सैटेलाइट भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था, लेकिन इस समय जो रॉकेट था ये हम लोगों के पास नहीं था, इसको लॉन्च करने का कैपेबिलिटी इसरो के पास नहीं था। ये फ्रेंच एजेंसी जो है एरियन, उससे लॉन्च किया गया था एप्पल सैटेलाइट को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था। लेकिन RS1 जो रोहिणी RS1 है, इसको इंडिया ने खुद से अपना रॉकेट बना करके खुद से डिप्लॉय किया था स्पेस में। ठीक है, तो 1980 में इसको किया गया था। ये भी अगले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में भास्कर सैटेलाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भास्कर जो सैटेलाइट है, दो ट्विन सैटेलाइट्स का ये कॉम्बिनेशन था, भास्कर 1 और भास्कर 2। इसमें क्या है कि इंडिया का पहला लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था ये दोनों। ठीक है, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिट करने वाला ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था भास्कर 1 और भास्कर 2। ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसरो के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इसका हिस्ट्री के बारे में। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हो सकता है कि आगे चल के अगर एग्जामिनर का मन किया तो आपको पूछ ले। मेन देखिए, ये सब पेपर करवाने का फ़ायदा यही होता है कि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझ में आता है कि अभी एग्जामिनर किस तरफ सोच रहा है। ठीक है, अभी रिसेंट का सबसे रिसेंट का क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसीलिए आपको एग्जामिनर का माइंडसेट समझने में आसानी रहता है और आप एक तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। अगला सवाल क्या है, बहुत ही मरियल टाइप का सवाल है। प्रोसेस बाय विच आर लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। ये सब क्या हो गया, 5 क्लास 6 क्लास के बच्चा को ही पता होता है। आंसर क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा। बाकी मेल्टिंग, फ्रीजिंग और कंडेंसेशन एक्सप्लेन करके हम आपका बेइज्जती नहीं करेंगे, ये सब चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि आपको ज़रूर से ज़रूर पता होगा। ठीक है, बाकी ये सारा चीज़, इस तरह का जो चीज़ है वो हम लोग का GSSC साइंस मास्टरमाइंड कोर्स में ऑलरेडी कवर है। चाहेंगे तो ऑफिसर का कूपन कोड लगा करके मस्त इनरोल कीजिएगा, अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और तैयारी भी आपका सही ट्रैक पे हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, K2CO3। ठीक है, K2CO3 ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, बेसिकली इसका नाम पूछ रहा है। तो K2 में K का मतलब आपको सबको पता होना चाहिए कि K का मतलब क्या है आपका, तो K का मतलब है आपका पोटेशियम। ठीक, तो पोटेशियम वाला यहाँ पे खोजिए, तो यहाँ पे क्या है, इसमें पोटेशियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें नहीं है, इसको काट के अलग कीजिए, और इसमें भी पोटेशियम है। चलिए, 3 गो में पोटेशियम मिल गया। अब पोटेशियम में क्लोराइड डाल रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ना कि K2CO3। तो KCl हो जाएगा। उसी तरह NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो ये दोनों एक तरह का सॉल्ट है। ठीक है, जो ORS होता है, ORS, इसमें आपको इसी तरह के सॉल्ट मिलेगा। ORS हो गया या फिर मिनरल वाटर हो गया, उस सब में आपको KCl NaCl मिला हुआ रहता है। ठीक, प्रोपेनॉल का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख दिए हैं बड़ा सा, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। ये एक तरह का अल्कोहल होता है, ये बहुत ज़्यादा अपने काम का नहीं है। अपने काम का क्या है, K2CO3 को बोलते क्या है, पोटेशियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसका इस्तेमाल किस में होता है, तो ग्लास बनाने में, शीशा बनाने में और सोप मेकिंग में, साबुन बनाने में K2CO3 का प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KNO3। ठीक, तो इस तरह से कॉमन कंपाउंड्स का जो थीम है, हमको थीम पकड़ में आ गया, ये थीम आपको पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है,
अगला क्या है, अब देखिए यही वाला जो है थोड़ा सा मतलब 11th-12th में जा रहा है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आंसर चाहें तो यहाँ से देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ से भी जाके चेक कर सकते हैं। नॉर्मली आपके काम का नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा ये सब, ठीक है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हुआ। मैथ का क्वेश्चन ऑलरेडी मैथ वाले जो टीचर हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुके हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट में जा करके आप देख लीजिएगा। मैथ और रीजनिंग वही डील किए हैं, तो इसलिए हम यहाँ से इसको आराम आराम से स्किप करते हुए चले जाते हैं। जैसे आप लोग इंट्रो को स्किप कर दिए होंगे और मूर्खों की तरह अभी आपको साइंस वाले सेक्शन में बहुत मूर्ख वाला फीलिंग आएगा अगर आप इंट्रो स्किप किए होंगे, इसलिए अभी भी वार्निंग दे रहे हैं, अगर इंट्रोडक्शन स्किप किए हैं दोबारा से जा करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, वरना बहुत छटपटाइएगा अभी जब शुरू होगा साइंस वाला चीज़। फिलहाल के लिए तो चलिए अभी साइंस नहीं शुरू हो रहा है, रीजनिंग ही चल रहा है। रीजनिंग में कोई कुछ खास दमदार चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ से ये हुआ कंप्यूटर का कुछ सवाल। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्हाट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डज द इंटरनेट यूज़। इंटरनेट कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, घिस पिट के पुराना हो गया सवाल। क्या होगा इसका आंसर, टीसीपी आईपी होगा इंटरनेट का प्रोटोकॉल, ठीक है। वैसे तो ओवरऑल अगर इंटरनेट को देखिएगा तो बहुत सारा दूसरा भी है, लेकिन मेन जो इंटरनेट नेटवर्क जिसको यूज़ करता है वो है टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एफटीपी क्या है, एफटीपी भैया का होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। मतलब क्या है, हमको भाई फाइल लेना है, यहाँ से मान लीजिए लोकल मशीन से सर्वर में हमको कुछ फाइल को कुछ फोल्डर को डालना है एज इट इज़, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। यूडीपी क्या है, ये एक तरह का नया टाइप का चीज़ है, ठीक है। तो यूडीपी बेसिकली क्या होता है ना कि यूडीपी में फास्ट कनेक्शन लेस डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, विदाउट एरर चेकिंग। यानी कि अगर आपको डेटा का ट्रांसमिशन करना है, बहुत फास्टली डेटा ट्रांसफर करना है, एरर चेकिंग वगैरह का लोड नहीं लेना है, बहुत जल्दी जल्दी अगर आपको करना है तो आप यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस में होगा, गेमिंग में, डीएनएस लुकअप में और वीडियो प्लेइंग में, यानी वीडियो का स्ट्रीमिंग जो अभी आप यूट्यूब से कर रहे हैं इसमें भी यूडीपी का यूज़ हो सकता है। गेमिंग में इस्तेमाल होता है, आप सब लोग पबजी वगैरह कोई ना कोई खेले ही होंगे, तो इस वक्त भी यूडीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल में आ रहा है। और डीएनएस लुकअप, डीएनएस लुकअप बेसिकली क्या होगा, जैसे आप मान लीजिए आप अपने वेबसाइट में अपने ब्राउज़र में जाकर लिखेंगे www.google.com, मान लीजिए google.com, तो यहाँ से ये जो आप डोमेन नेम डाले, इस डोमेन नेम को एक सर्वर होगा जो चेक करेगा और आपको कनेक्ट करेगा गूगल के आईपी एड्रेस से, असली आईपी एड्रेस से। ये जो आपको कनेक्शन का काम कर रहा है इसी को बोलते हैं डीएनएस लुकअप, और ये बहुत फास्ट करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर भी यूडीपी प्रोटोकॉल का बेसिकली कोई भी काम अगर बहुत फास्ट करना है इंटरनेट की सहायता से तो आप यूडीपी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इंटरनेट बोलना गलत होगा, नेटवर्क की सहायता से, ठीक। अगला क्या है, एमएस ऑफिस हम आपको थीम में भी बताए थे, जब हम कंप्यूटर का थीम समझा रहे थे तो आपको बोले थे एमएस ऑफिस इंपॉर्टेंट थीम रहेगा। तो एमएस ऑफिस में ही एक्सेल का इस्तेमाल होकर के, ये क्वेश्चन वैसे पीवाईक्यू से रिपीटेड सवाल है, हूबहू क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। तो पूछ क्या रहा है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन है जिसमें अगर हम ईयर, मंथ और डे डाल दें तो हमको एक साल, यानी मतलब डेट, सॉरी साल नहीं, डेट जनरेट करके देगा। तो इसका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, डेट फंक्शन होगा, ठीक है। डेट फंक्शन इसका आंसर हो जाएगा। डेट फंक्शन में बेसिकली आप साल डालिएगा, महीना डालिएगा और डे डालिएगा तो आपको डेट पूरा जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अगला क्या है, मैक्रोस बनाने के लिए, ठीक है। एमएस ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर में से एक होता है। अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के स्कोप से बाहर है, लेकिन मैक्रोस को बनाने के लिए, उसका क्रिएशन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, VBA का इस्तेमाल करता है। मैक्रोस एक तरह का कमांड हम क्रिएट कर सकते हैं जिससे एमएस ऑफिस को चलाना थोड़ा और इजी हो जाता है अगर बल्क टास्क, एडवांस काम आपको कुछ करना है तो। बाकी इतना ही डालिए, अगर समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं आया तो इसको रटिए। क्वेश्चन आने का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का संभावना है आपके अपकमिंग एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो, चाहे हिंदी टाइपिस्ट वाला जो जिसका भी जस्ट रिसेंट में नोटिफिकेशन आया, क्योंकि वो भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे भी इस तरह का सवाल आने का बहुत हाई चांस है। अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के साउंड फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो साउंड फाइल का एक्सटेंशन इसमें से क्या क्या हो सकता है, EXE किसका एक्सटेंशन होता है, EXE होता है एग्जीक्यूटेबल फाइल का, एग्जीक्यूटेबल। डॉकएक्स किसका होता है, तो MS वर्ड फाइल का, MS वर्ड फाइल का। MP3 भी साउंड फाइल का ही होता है, लेकिन ये MS विंडोज़ का नहीं होता है MP3, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन होगा .wav, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का साउंड फाइल, यानी विंडोज़ में जितना भी आपको ऑफिशियल साउंड फाइल्स मिलेगा वो .wav इसी से मिलेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हम बोले थे ना, विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से ही ये वाला सवाल आया है कि कंट्रोल पैनल में कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करके आप किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो जो लोग यूज़ किए होंगे पीसी उनको पता ही होगा कि प्रोग्राम एंड फीचर में जाते हैं और उसके अंदर आप करके अनइंस्टॉल कर सकते हैं जिस भी प्रोग्राम को आप अनइंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आंसर यही हो जाएगा। डिवाइस मैनेजर से बेसिकली आप सिस्टम में कनेक्टेड अलग अलग डिवाइसेस को मैनेज करते हैं, उसका ड्राइवर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं या उस डिवाइस को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम से हो सकता है कोई माइक कनेक्टेड हो, माउस कनेक्टेड हो, ये सारा चीज़ को यहाँ से आप डिवाइस मैनेजर से जाके मैनेज करते हैं। हार्डवेयर एंड साउंड से बेसिकली आप साउंड वगैरह के चीज़ को मैनेज करते हैं या प्रिंटर वगैरह जो कनेक्टेड है उसको मैनेज करते हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट से आप इंटरनेट से कनेक्ट या डिसकनेक्ट हो सकते हैं, इसमें वाईफाई वगैरह यहीं से चेक किया जाता है। ठीक, अगला क्या है, बहुत ही कॉमन घिसा पिटा कंप्यूटर का सवाल है, ASCII ASCII का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है ASCII। ASCII का फुल फॉर्म आप सबको अभी तक पता चल ही गया होगा। ASCII का फुल फॉर्म जान रहे हैं तो UTF का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। नाम क्या, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगला बार ये भी पूछा जा सकता है और ASCII तो पूछे जा ही सकता है। ठीक, चलिए अगला क्या है, MS DOS। DOS का फुल फॉर्म क्या हुआ, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या यूज होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, एंड्रॉयड होता है, कमांड लाइन इंटरफेस या नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। दो तरह का इंटरफेस होता है, ऐसे तो मतलब बहुत तरह का हो सकता है लेकिन मेनली दो तरह का होता है। एक होता है GUI और एक होता है CLI। GUI क्या होता है, जैसे अभी हम देखिए स्क्रीन पे हम कुछ यूज कर रहे हैं, मान लीजिए हमको यहाँ से इस पेन को हमको मिटाना है, तो हम क्या किए कि ऊपर में गए, यहाँ पर आप देखिए इस आइकन में हम टच किए ऐसे करके, तो इरेजर सेलेक्ट हुआ और यहाँ से इसको ऐसे करके ये मिटा दिया। तो ये हम क्या किए, इसमें हम ग्राफिकली सारा काम किए, यानी देख करके किए। हम इसको टच किए, हम इसको मूव किए, हम इसको ऐसे ऐसे करके ड्रैग किए तो नीचे वाला मिट गया। ठीक है, यही सेम काम हम कमांड दे करके कर सकते थे। यानी मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास एक विंडो होता और नीचे में एक कमांड बॉक्स होता, यहाँ पे हम कमांड डालते, मान लीजिए एक कमांड है इरेज, ऐसे हम कीबोर्ड से लिखते और फिर इंटर मारते, तो क्या होता, ये वाला जो चीज़ है इसको इरेज कर देता कंप्यूटर। ठीक है, मान लीजिए इरेज कमांड एग्जिस्ट करता हो, इसमें क्या है पहले से कुछ कमांड रहता है, वही कमांड हम डालेंगे। तो जैसे एक कमांड होता है आपका क्विट कमांड डालेंगे तो ये बंद हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस बंद हो जाएगा। वैसे इंटरफेस पे भी डिपेंड करता है। तो अलग अलग कमांड के थ्रू जब हम काम करेंगे उसको कमांड लाइन इंटरफेस बोलते हैं। MS DOS इसी तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, कमांड लाइन इंटरफेस। बहुत चलाना इसको मुश्किल होता था लेकिन आज भी कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल हो जाता है। फिलहाल के लिए ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो GUI बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड है। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, GUI ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका MS विंडोज़ जितना भी नया वाला है, चाहे विंडोज़ 10 हो, 11 हो, 7 हो, 8 हो, सारा का सारा, उसके साथ में आपका एंड्रॉयड का भी ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू वगैरह, या फिर मैक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक OS, ये सारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज़ करता है, लेकिन आपको CLI का भी ऑप्शन मिलता है। ठीक, चलिए उतना काम का नहीं था, हम ज़्यादा डीप में थोड़ा भावनाओं में बह गए। आगे से ध्यान रखेंगे, नहीं तो पता चले कि 3-3 घंटा का वीडियो बन रहा है। इतना बड़ा वीडियो तो कोई देखता भी नहीं है। ठीक है, वैसे देखिएगा तो बड़ा मजा आएगा, बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, अगला सवाल, ये भी एक बच्चा वाला ही क्वेश्चन है। WAN का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, WAN, इसका फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या होगा, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। उसी तरह एक मैन होता है, क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब याद होना चाहिए। आई एम श्योर अभी तक जितना लोग तैयारी कर रहे हैं सबको ये सब मस्त एकदम दिमाग में ठुसाया हुआ रहेगा, तो वो लोग नहीं इसमें गलती करेंगे। यहाँ से आपका फेवरेट सेक्शन झारखंड जीके शुरू होता है। इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि झारखंड जीके में ऐसे भी ज़्यादातर लोग PhD करके बैठा हुआ है। तो पूछा क्या जा रहा है कि झारखंड के कौन से शहर को स्टील सिटी बोला जाता है। अब हल्का सा स्लाइड कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, लेकिन स्टील सिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे बोलने का इसका मतलब हुआ, तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली जमशेदपुर को बोला जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को और किस नाम से जाना जाता है, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका में पिट्सबर्ग नाम का एक जगह है जहाँ पर बहुत सारा मिनरल रिसोर्स पाया जाता है और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस लोकेटेड है वहाँ पर, तो इसीलिए जमशेदपुर को उससे जो है सो एक तरह से रिलेट किया जाता है। रांची को किस नाम से जाना जाता है, तो सिटी ऑफ वाटरफॉल, और धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक, अगला क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है झारखंड राज्य का, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन है, बंगाली नहीं है भाई, कुड़ुख भी नहीं है,
संथाली भी नहीं है, हिंदी है ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड स्टेट हिंदी है। ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है, ये भी मतलब छोटा ही सवाल है, इसको आप कर सकते थे इजीली। अच्छा, नेशनल गेम झारखंड में कब हुआ था, ये भी मतलब घिस घिस के मतलब क्या बोलिएगा, इसका रंग बदल गया। ये सवाल इतने बार पूछा इधर उधर करके, तो 2011 में किया गया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस पेपर में हम यही ऑब्जर्व किए ना कि झारखंड जीएस को ईजी किया गया था। ठीक है, झारखंड जीएस का लेवल थोड़ा सा डाउन था, और जो आपका साइंस था, साइंस वगैरह का लेवल थोड़ा सा अप था। हालांकि साइंस क्योंकि 12th लेवल का था, इसलिए यही अपेक्षित था, लेकिन झारखंड जीएस का थोड़ा लेवल डाउन किया हुआ था। तो नेशनल गेम्स कब हुआ था, केवल यही पूछ दिया है। आप लोग बहुत सारा बात इसके बारे में पढ़े होंगे, लेकिन पूछा है क्या, केवल कि 2011 में हुआ था। ठीक, इसका बाकी आप मैस्कॉट वगैरह आप लोग सब रट ही लिए होंगे, उतना हम दोबारा यहाँ पे नहीं बताएंगे। महेंद्र सिंह धोनी किस राज्य से आते हैं, बताइए, क्या सवाल पूछ रहा है। तो झारखंड से आते हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, वैसे बिहारी लोग क्लेम करता है कि नहीं नहीं उस समय तो बिहार ना था जी, वैसे भी मतलब बिहार से भी इनका संबंध है, तो बिहार भी नहीं है। मजाक करें। चलिए अगला क्या है, स्टेट बर्ड ऑफ झारखंड पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा बताइए, मोर होगा, चीता होगा, क्या होगा, कोयल होगा, सिंपल बात है। तो कोयल इसका आंसर हो जाएगा। कोयल का साइंटिफिक नेम यहाँ पर दिया हुआ है, हम गलती नहीं करेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन बोलने का, क्योंकि जबान मेरा लड़खड़ा जाएगा। तो इसको लिखा हुआ है, ये भी याद कीजिएगा, आ सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक नेम भी आपका पूछते हैं, उसके साथ स्टेट एनिमल और उसका भी साइंटिफिक नेम याद करके रखेंगे। ठीक है, बाकी जेएसएससी मैथ मास्टरमाइंड का कोर्स अवेलेबल है। जिनका मैथ्स वीक है उनके लिए टेलर मेड इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस के थ्रू, अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के थ्रू आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का तरीका समझा दिया गया है, जिससे आप बहुत कम समय में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं जेएसएससी ओरिएंटेड कॉन्साइज कोर्स के थ्रू। इसी तरह साइंस में भी किया हुआ है। साइंस में कुछ चीज़ हम पढ़ाए हैं, कुछ एसएससी सीजीएल रैंक 17 पढ़ाई हैं, और कुछ बाकी टीचर्स का कवरेज है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, लेकिन उस प्राइस को अगर आप और गिराना चाहते हैं तो कूपन कोड ऑफिसर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, और कुछ भी आपको डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना है 8987921161। ये व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोर्सेस और टेस्ट सीरीज़ के बारे में कोई जानकारी लेना है। दोबारा से हम बता दें, लेक्चर का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, एग्जाम क्लस्टर ऐप में ई बुक्स का सेक्शन में जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये पीडीएफ वहाँ पर अपलोडेड रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन भैया एक्सप्लेनेशन वहाँ नहीं मिलेगा, वो आपको यहीं से देखना पड़ेगा। अगला सवाल क्या है, झारखंड में जैन कल्चर का मेन सेंटर कहाँ है। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन। गिरिडीह में आपको मिलेंगे पारसनाथ जी, पारसनाथ पहाड़ी। वहाँ पे जो जैनों के अलग अलग जो तीर्थंकर हुए हैं उनका आगमन होता रहा है, तो इसीलिए गिरिडीह जो है वो मेजर सेंटर बन गया जैन कल्चर का। इसके साथ साथ गिरिडीह एक और ट्राइब का भी मेजर सेंटर है, उस ट्राइब का भी नाम आप बताएंगे अगर आपको पता है तो। ठीक, चलिए आगे कहाँ क्या पूछा जा रहा है, तोपचांची लेक जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगा। तो तोपचांची लेक जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा धनबाद में। उसी तरह जमशेदपुर, रांची, इन सब का भी जो फेमस लेक है उसका नाम आप याद कर किए होंगे तो उसको बताइएगा कमेंट में अगर आप बता सकते हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं खोल रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये सब चीज़ अच्छा से रटा गया है अभी तक। ठीक है, तो हम थोड़ा लेक्चर बहुत एक्सट्रीम लंबा ना चला, ऐसे हमको पता है लेक्चर बहुत लंबा जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम लंबा जाने से रोकना चाहते हैं। ठीक है, जमशेदपुर का शहर किसने बसाया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने? नहीं यार, जमशेदपुर बहुत पहले बस चुका था। ठीक है, उस समय देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और जवाहरलाल नेहरू जी भी उतने एक्टिव नहीं हुए थे, सरदार पटेल भी उतने एक्टिव नहीं हुए थे, ना ही सुभाष चंद्र बोस। चलिए ये थोड़ा बहुत हो भी गए थे, लेकिन ये सब चीज़ में इनका उतना ज़्यादा ये नहीं है। तो मेन यहाँ पर हमको क्या ध्यान रखना है, जमशेदजी नसरवानजी टाटा। ठीक है, जमशेदजी नुसरवानजी टाटा होना चाहिए, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ये भी कॉमन सवाल है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम नहीं खोलेंगे। जमशेदपुर के फाउंडेशन और वहाँ पर जो आपका टाटा का पूरा फैक्ट्री वगैरह का सेटअप का क्या बैकग्राउंड रहा है ये आपको अच्छा से पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अपने नोट्स में, किताब में जरूर झांकिएगा। ठीक, अगला क्या है, झारखंड का जो फेमस लोकेशन है उसके ऊपर बहुत सारा सवाल यहाँ पर लाइन से आपको मिलेगा। यहाँ पर पहला क्या पूछ रहा है, भीम चूल्हा जो है किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा आपको। तो भीम चूल्हा, भीम का चूल्हा, ये कहाँ मिलेगा, पलामू में मिलेगा। ठीक, आगे देखते हैं, पूछ क्या रहा है, झारखंड स्टेट का सबसे बड़ा यानी आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी का है वही संथाल जनजाति सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा आबादी कहाँ है, संथाल जनजाति का है। ठीक है, इसका मेन जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको कहाँ मिलेगा, अरे भाई इतना गंदा ड्राइंग, मेन ई वाला जो एरिया है झारखंड का, छोड़िए हटाइए, मतलब पता ही होगा आपको संथाल परगना में। चलिए
इंडिया में सबसे बड़ा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन देखा जाए तो किसका है? भील जनजाति का है। ये भी आपको पता होना चाहिए, वैसे आप सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी हम बता दिए। दिसंबर 2023 में झारखंड में टोटल कितना डिवीजन है? ठीक है, डिवीजन के बारे में पूछ रहा है, यानी कमिश्नरी भी आप बोल सकते हैं इसको। तो कितना डिवीजन है झारखंड में? तो झारखंड में 5 डिवीजन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से करने के लिए। इसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बस अच्छा से इसको एडमिनिस्टर किया जा सके इसीलिए। साउथ छोटा नागपुर का रांची है हेडक्वार्टर, नॉर्थ छोटा नागपुर का हजारीबाग है। इस तरह हम सबका यहाँ पर लिख दिए हैं। 10 बार हम इसको लिख चुके हैं ऑलरेडी, इसीलिए हम इसमें ज़्यादा नहीं घुस रहे हैं। आप सबको इतना याद होना चाहिए, किसी भी हेडक्वार्टर से ऊपर सवाल भी आपको आने का चांस है। साथ में एक काम कीजिएगा कमेंट में कि सारे जो आपका डिवीजन है, हर डिवीजन का एक बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है सरकारी, तो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है ये कमेंट कीजिएगा। हम देखते हैं आप लोग कितना अच्छा पढ़े हुए हैं। चलिए आगे क्या है? रामकृष्ण मिशन आश्रम जो है, जो कि टैगोर हिल के बेस पर लोकेटेड है, वो झारखंड में किस जगह पर है? यानी बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है कि झारखंड में टैगोर हिल कहाँ है? तो भाई टैगोर हिल कहाँ है? रांची में। रिपीटेड सवाल 10 बार रिपीट हो चुका है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मोराबादी हिल के नाम से जानते हैं। हाइट है लगभग 300 फीट का। ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और 2-3 बात भी हम आपको ऑलरेडी बताए हैं बहुत बार, उसको भी रिवाइज करके जरूर जाएंगे। ठीक, अगला करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर का सवाल है। जनवरी 2024 में झारखंड के चीफ सेक्रेटरी कौन है? सबसे बड़े जो अधिकारी होते हैं किसी राज्य के चीफ सेक्रेटरी, वो कौन है? तो वो हैं 24 चीफ सेक्रेटरी। इनका नाम क्या है? एल खियांगते इनका नाम है। इन्हीं के नाम पे एक कमेटी भी चल रहा था, उसके बारे में भी अगर आपको पता होगा तो, हालांकि उसका उतना काम नहीं है आपके एग्जाम के लिए। तो एल खियांगते इसका आंसर हो जाएंगे। ये क्या है? 24वें चीफ सेक्रेटरी हैं, 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक, चलिए, और अक्टूबर में हमको लगता है अक्टूबर 2024 में इनका रिटायरमेंट है, अगर हम गलत नहीं हैं तो। चलिए आगे क्या है? पारसनाथ हिल्स जो हैं किस डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेंगे? अभी थोड़ा देर पहले ही बात हुआ था पारसनाथ कहाँ? गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह ऊपर भी बात हुआ था जैन कल्चर का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। इसका हाइट क्या है पारसनाथ हिल का? 1350 मीटर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, रिपीटेड सवाल है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए ये सब पे गलती नहीं कीजिएगा। अगला क्या है? एक और हिल के बारे में ही आपको पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है? कैलेश्वरी पहाड़ी और मंदिर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चतरा हो जाएगा। इसी से आपको क्या एक चीज़ और देखना है कि झारखंड के अलग अलग हिल और टेम्पल को आप रिवाइज जरूर करके जाएंगे। लंबा हम नहीं खींचना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पालकोट का जो किला है, ठीक है, पालकोट किला झारखंड के किस जिला में आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा कहाँ? गुमला में। तो पालकोट किला गुमला। अगला क्या? पतरातू डैम, जो ये जलेबी वाला घटिया है ना जी, यहाँ दिमाग भी जलेबी जैसे घूम जाता है। और जिस पतरातू डैम में घूमने के लिए पाए जाते हैं कौन? JPSC मेंस के क्वेश्चन को, यानी पेपर को चेक करने वाले जो लोग आए हैं, वो यहीं पे घूमते हुए आपको पाए जाते हैं। नाम क्या है? पतरातू डैम आपको कहाँ मिलेगा? रामगढ़ में मिलेगा। तो यहीं पर जहाँ JPSC मेंस के इवेल्युएटर लोग आते हैं। वाह जी, मतलब क्या बात है, ऐसे वो खुला में घूमा जा रहा है। नहीं, बच के रहिएगा, झारखंड में शिकार हो जाते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो रामगढ़ में मिलेगा आपको पतरातू का डैम। ठीक, रामगढ़ को थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि रामगढ़ क्या है ना, सबसे नया फॉर्मेशन, मतलब वन ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट्स में आता है ना रामगढ़, तो इसीलिए रामगढ़ थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक रहता है JSSC का। रामगढ़ के बारे में थोड़ा और अच्छा से पढ़िएगा। ठीक, अगला क्या है? केलाघाग बांध, ये कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ गया जी? हाँ, छिंदा नदी में। छिंदा नदी में आपको केलाघाग डैम मिलेगा। ठीक, मोती वाटरफॉल, मोती झरना आपको कहाँ मिलेगा? किस जगह में, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा? तो ये आपको साहिबगंज में मिलेगा। ये भी मतलब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। अगला क्या? पर्वत विहार पार्क, पर्वत विहार पार्क आपको कहाँ मिलेगा? जामताड़ा, जामताड़ा में स्थित है। उसी तरह हजारीबाग में आपको क्या मिलेगा? शहीद निर्मल महतो पार्क। ठीक, उसी तरह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का जो पार्क है उस नाम को आप ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एक थीम है जिसपे एक क्वेश्चन आ सकता है झारखंड GS में। अगला क्या है? झारखंड का जो वेस्ट वाला बॉर्डर है, यहाँ पर आपको कौन सा जगह मिलेगा? तो वेस्ट में अगर आप जाएंगे झारखंड से, इधर एंटर होइएगा तो आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। इसी तरह नॉर्थ में बिहार मिलेगा। तो ये पूरा आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सारा आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा टच होता है किसका? यूपी का बाउंड्री लगता है इधर में। चलिए पूरा बताइए देते हैं यार। यहाँ पर ईस्ट साइड में आपको क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल। और इधर क्या मिलेगा आपको? उड़ीसा। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। वैसे तो और भी इसमें डीप में भी पढ़िएगा कि कितना डिस्ट्रिक्ट इससे सटता है, कितना उससे सटता है, ये सब बताने वाला चीज़ नहीं है। आप लोग इसमें तो शेर चीता हुए गए हैं। चलिए अगला क्या है?
रामगढ़ कब डिस्ट्रिक्ट बना था? झारखंड में एक अलग डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ कब बना? 2007 में। हम बोले थे ना रामगढ़ इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ में आते रहता है, खासकर जो इसका कैंट का जो इतिहास है उसको अच्छा से पढ़िएगा, जो मिलिट्री कैंट वाला इतिहास है उसको समझ के रखिएगा। अगला क्या है, ये भी हम आपको थीम में बार बार समझाए थे कि इसमें से कौन सा ऐसा नृत्य है झारखंड का जो अब उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कल्चर में भी मिल चुका है। तो 3 स्टेट मिलकर इस नृत्य में अपना क्लेम करते हैं, अपने अलग अलग स्टाइल को डेवलप करते हैं। नृत्य का क्या नाम है? छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य। तो इसके बारे में अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा डिटेल्स में पढ़िएगा। अगला क्या है, सबसे कम आबादी वाला जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का 2011 सेंसस के अनुसार, वो कौन है? तो वो है लोहरदग्गा। पहला ही ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन का बोला जाएगा तो क्या है? रांची है। ये सब क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन गलत किए तो समझिए सिलेक्शन से बाहर है। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है आजकल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नोबेल प्राइज वाला है। ठीक है, 2023 का, 24 वाला भी आया नहीं है, 24 का लेट ईयर में आता है, सेकंड हाफ में। तो 23 वाले से ही सवाल पूछा है कि अगोस्टिनी, क्रॉस और हुलियर, इन सब को नोबेल प्राइज मिला है किस चीज़ के लिए? 2023 में इनको किस चीज़ के लिए नोबेल प्राइज मिला है? तो इनको मिला है भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला है। और किस काम के लिए मिला है, इन्होंने किस चीज़ का किया है? तो एटो सेकेंड लाइट पल्सेस के लिए। इसको आपको ध्यान रखना है, एटो सेकेंड लाइट पल्सेस। ठीक है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स का स्टडी किया जा सकता है। तो बस इतना भी अगर आप याद रखेंगे, एटो सेकेंड लाइट पल्सेस। अब जब फिजिक्स दे ही दिया है तो आपको अपने नोट्स में जाकर क्या ऐड करना है? केमिस्ट्री भी ऐड करना है, लिटरेचर भी और पीस भी। ये सब आपका वैसे करंट अफेयर वाला मैगजीन में होगा ही, तो वहाँ से जाकर के इसको याद जरूर रखिएगा। ये भी आपका बहुत अच्छा थीम है, बहुत हाई चांस है आने का। अगला क्या है, बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती के बारे में आपसे सवाल पूछ रहा है घिस घिस के। ये भी बहुत क्वेश्चन पुराना हो गया। 15 नवंबर को इनकी जन्म जयंती सेलिब्रेट की जाती है। इसी दिन साल 2000 में अपना झारखंड स्टेट 28वां स्टेट के रूप में नया स्टेट बनता है, नया भारतीय यूनियन का एक स्टेट बनता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला क्या है, लियोनेल मेसी फेमस फुटबॉलर हैं, किस देश के लिए खेलते हैं? तो लियोनेल मेसी खेलते हैं कहाँ के लिए? अर्जेंटीना। ठीक, फुटबॉल फैन लोग जो होंगे, बंगाली डिसेंट के ज़्यादातर लोग फुटबॉल फैन होते हैं, उन लोगों को ये सब चीज़ तो पता ही होगा, ऐसे नॉर्मल भी सबको पता ही होगा। अगला क्या है, सेंसस 2011। सेंसस देखिए घूम घूम के आ रहा है, इसलिए सेंसस इंपॉर्टेंट थीम है, अच्छा से कीजिएगा इसको। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है झारखंड का। झारखंड का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है जी? 414। इतना व्यक्ति है हर स्क्वायर किलोमीटर में। ठीक, चलिए अगला क्या है, सलीमा टेटे जो झारखंड से हैं वो किस खेल को खेलती हैं? तो सलीमा टेटे किसकी खिलाड़ी हैं? हॉकी की खिलाड़ी। ठीक, तो इसीलिए खेल खिलाड़ी इंपॉर्टेंट थीम है सबके। झारखंड के जो फेमस प्लेयर हैं क्रिकेट में, MS धोनी के अलावा भी पढ़िएगा। हॉकी, बॉक्सिंग, आर्चरी, इस सारे खेलों के बारे में पता होना चाहिए। बॉक्सिंग भी इंपॉर्टेंट थीम है, JSSC का फेवरेट टॉपिक में से है। बॉक्सिंग से थोड़ा ज़्यादा सवाल आता है, तो झारखंड का जो बॉक्सिंग प्लेयर्स है उसको अच्छा से देखिएगा। अगला क्या है, सिक्किम का सबसे हाईएस्ट पीक पूछा जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि महाराज ई का बात हुआ, मतलब जितना भी राज्य है इंडिया का, सबका हम हाईएस्ट पीक देखते रहेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए इंडिया के बारे में क्या है ना, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा हुआ? तो आपका वो हुआ एवरेस्ट हुआ। ठीक है, ये आपको कहाँ मिलेगा? नेपाल में। तो इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम नहीं है, बस इसका हाइट याद कीजिए, बात खत्म। दूसरे नंबर पर जो आता है ना वो क्या है? K2, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट है पूरी दुनिया में। ये लेकिन इंडियन टेरिटरी में नहीं है, ये पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मिलेगा, जो कि है कायदे से इंडिया का ही पार्ट, लेकिन फिलहाल के लिए बेटा को दिया हुआ है कि चलो अभी के लिए तुम रखना है रख लो, एक दिन तो तुमसे वापस ले ही लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये इंडियन टेरिटरी में नहीं है, इंडिया के ऑफिशियली टेरिटरी में है, लेकिन अभी हम लोग के कंट्रोल में नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है पूरे दुनिया में, वो है कंचनजंगा। ठीक है, और ये प्रॉपर इंडियन कंट्रोल में है। कंचनजंगा आपको कहाँ मिलेगा? सिक्किम में मिलेगा, इसीलिए पूछा गया है। ठीक है, ये सिक्किम का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कंचनजंगा का। इंडियन कंट्रोल में, इंडियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट जो पीक है वो कंचनजंगा का है, वो आपको मिलेगा सिक्किम में, इसलिए यहाँ से पूछ लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंचनजंगा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है, तो इससे हम क्या देखें कि माउंटेन पीक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, झारखंड के ट्राइबल पॉपुलेशन का एक मेन फेस्टिवल जिसमें क्या किया जाता है, जिसका मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब है वर्शिप ऑफ साल ट्री। तो जहां भी देखे साल, साल से क्या बनेगा? सारहुल। साल इज इक्वल टू सार और सारहुल। तो सारहुल पर्व जो है
इसके बारे में बात किया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सोहराय, भक्ता परब और करम जो है, कर्मा या करम, इसको भी अच्छा से देख लेंगे, इससे भी सवाल बन सकता है। हम एक्स्ट्रा बता के टाइम नहीं वेस्ट कर रहे क्योंकि पहले बता चुके हैं। चलिए अगला क्या है, जनवरी 2024 में पंचायती राज मिनिस्टर झारखंड के कौन है? बहुत फेमस, ठीक है, आलमगीर आलम जी उस समय थे, ठीक है। बाद में इनको हटा दिया गया क्योंकि बहुत सारा माल मिला था, ठीक है, अलग अलग जगह से। एक बहुत फेमस किताब भी है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, उनके लेखक जी भी थोड़ा सा कहीं कहीं पे दिखे थे मीडिया में, ठीक। तो ये उस वक्त थे जब इस सवाल को पूछा गया था, जनवरी 2024 में। फिलहाल लेटेस्ट जो कल परसों का बात है, नया मंत्रिमंडल चेंज हुआ है, उसमें इरफान अंसारी प्रॉपर डॉक्टर हैं, MBBS वाले डॉक्टर हैं, ठीक है, वो PhD वाले नकली डॉक्टर नहीं, प्रॉपर MBBS डॉक्टर इरफान अंसारी। इनको क्या किसका कमान मिला है? तो पंचायती राज का कमान इनके हाथ में। इनके साथ और भी रूरल डेवलपमेंट वगैरह का मिनिस्ट्री भी इनको मिला है। तो नया जो झारखंड का कैबिनेट है उसको जरूर देखिएगा क्योंकि कैबिनेट में अभी चेंजेस हुआ है, तो इसको जरा सा देख लेंगे तो आपके काम में आ जाएगा। बाकी अगर पेपर पहले से बना हुआ होगा तब आपका किस्मत खराब है, झारखंड में इतना बार कैबिनेट बदलते रहता है, चीफ मिनिस्टर भी बदलते रहते हैं, तो इसीलिए पहले वाला भी देखिएगा, यानी कि लगभग स्टार्टिंग वाला जो साल के स्टार्टिंग वाला था वो भी देख लेंगे और अभी वाला भी देख लीजिएगा। पता नहीं कौन सा यहाँ पे डेट दे करके पूछ दे, ठीक है, इसलिए ये भी सेफ खेलने के लिए यहाँ पे डेट लिख के पूछा है। चलिए, उस वक्त आलमगीर आलम थे। आगे अगला सवाल क्या है, अबुआ बीर दिशोम अभियान, ठीक है, ये कौन सा राज्य का? अरे बहुत मरियल टाइप का क्वेश्चन हो गया जी। अबुआ बीर दिशोम, जहाँ अबुआ शब्द देखें, ठीक है, बीर देशोम देखें, ये सब चीज़ आप देखेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? झारखंड स्टेट का बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में थोड़ा बताएंगे दिशोम गुरु किनको कहा जाता है? झारखंड में दिशोम गुरु किनको कहा जाता है, ये आप बताएंगे। थोड़ा सा कॉमन चीज़ है इसलिए हम इसको बता नहीं रहे हैं, कमेंट कीजिएगा, थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा तो थोड़ा वीडियो भी आगे बढ़ेगा। तो कमेंट कीजिए दिशोम गुरु किनको कहा जाता है। अच्छा, तो ये झारखंड का अभियान है अबुआ बीर दिशोम अभियान। इसके बारे में हम करंट अफेयर जब करवाए थे वहाँ पे भी हम आपको बताए थे। इसमें क्या होता है बेसिकली, इस अभियान में होता क्या है कि लैंड का जो है पट्टा, लैंड राइट या लैंड लीज दिया जाता है फॉरेस्ट राइट एक्ट में। जो जंगल के एरिया में लोग रह रहे थे बहुत सालों से, उनको जो है लैंड का लीज दिया गया है, इसके थ्रू बांटा गया है, ठीक है। बस लैंड लीज आपको याद रखना है, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2005 याद रखना है, क्योंकि ये जो 2005 वाला ये भी हमको लग रहा है किसी एग्जाम में तो हम देखें इस क्वेश्चन को, ठीक। अगला सवाल भी बहुत मरियल टाइप का क्वेश्चन हो गया, झारखंड देश का कितनावां राज्य था? जब 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ तो झारखंड का जो है देश का कितनावां राज्य बना? तो 28th स्टेट बना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, वैसे याद होगा ही। अगला क्या है, ग्रेट खली जी का असली नाम क्या है? ठीक है, द ग्रेट खली जो रेसलर है उनका असली नाम पूछा जा रहा है। असली नाम WWE का जो पुराना फैन होगा सबको तो पता ही होगा, दलीप सिंह राणा इनका नाम है, ठीक है। द ग्रेट खली सबसे बड़े इंसान, ठीक, सबसे मतलब लंबाई इनका अच्छा खासा 7 फीट के ऊपर है ये, ठीक। अगला क्या है, नवंबर 2023 में ONGC के CEO कौन है? करेंट चेयरमैन और CEO ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो उस समय के हिसाब से कौन हुए? अरुण कुमार सिंह। इसमें बहुत ज़्यादा थीम नहीं पकड़ा है यहाँ से, अपॉइंटमेंट वाला क्वेश्चन, जो अपॉइंटमेंट का सेक्शन है आपका करंट अफेयर का मैगजीन में, उसको एक बार सरसरी निगाहों से देख लेंगे तो शायद आपसे सवाल बन जाएगा। हालांकि ये ईजी क्वेश्चन तो कहीं से नहीं था, ठीक। अगला क्या है, हाँ ये बहुत मरियल टाइप का क्वेश्चन हुआ, करंट वाइस प्रेसिडेंट का नाम पूछ रहा है, तो कौन है? हमारे जाट नेता जगदीप धनखड़ जी, ठीक। तो ये होंगे हमारे, हालांकि अभी जाट नेता ऐसा बोलना गलत है, तो हम सबके नेता हुए, तो जगदीप धनखड़ हमारे वाइस प्रेसिडेंट हो गए जनवरी 2024 में और अभी वर्तमान में भी, ठीक। रामनाथ कोविंद कौन हुए? हमारे इससे पहले ये राष्ट्रपति हुआ करते थे, ठीक। प्रणब मुखर्जी भी पहले राष्ट्रपति, इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे, और द्रौपदी मुर्मू ये अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। ये सब तो मतलब हम क्या ही बता रहे हैं, हमको पता ही होगा, ठीक है। बाकी रामनाथ कोविंद के बारे में एक चीज़ आप याद रखेंगे, एक कमिटी है, ठीक है, कमिटी किसके ऊपर? वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर एक कमिटी फॉर्म हुआ है जिसको कि ये अध्यक्षता कर रहे हैं रामनाथ कोविंद, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट ही इसका कमिटी का अध्यक्षता कर रहे हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन से कभी भी जोड़ के क्वेश्चन आएगा तो आप रामनाथ कोविंद को ऑप्शन में ज़रूर ढूंढिएगा, ठीक। अगला क्या है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड बाय एरिया, एरिया के अनुसार स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, हम बोले थे ना रामगढ़ से प्यार है JSSC को घुमा घुमा के पूछता है, एक ही पेपर में 3 सवाल आ गया। रामगढ़ सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया, और लार्जेस्ट कौन है? वेस्ट सिंहभूम है। ये सब कॉमन बचवा वाला सवाल है, ये सब गलती कीजिएगा तो मतलब आप सिलेक्शन लेने नहीं आए हैं, बस भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं। अगला क्या, नालंदा जो है अभी बहुत न्यूज़ में चला, तो इससे भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर घूम के आएगा।
कब नालंदा का किस एडी में स्थापना हुआ? तो नालंदा का जो स्थापना है, हम मान के चलते नालंदा यूनिवर्सिटी का ही बात हो रहा है, तो 5वीं शताब्दी में 5th एडी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 5th सेंचुरी सीई कॉमन एरा में इसका स्थापना हुआ, अभी बिहार में। ठीक है, बिहार का जो एरिया है नालंदा एरिया, वहीं पे इसका स्थापना हुआ था। डायनेस्टी कौन सा था उस समय? गुप्ता था, गुप्ता वंश। और रूलर कौन था उस समय जब इसका स्थापना हो रहा था? तो रूलर का नाम हुआ कुमारगुप्त, कुमारगुप्त द फर्स्ट। इसको जलाने वाला कौन था? तो इन्वेडर था बख्तियार खिलजी। ठीक है, बख्तियार खिलजी इसको जलाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में भी पता होना चाहिए, ये बाद में बना था, 8वीं सेंचुरी में बना था, ये भी बिहार में ही था। और इसको धर्मपाल, जो कि पाल डायनेस्टी के थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिख देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों सवाल है आने वाला, आने लायक है मतलब। अगला क्या? म्यूजिशियन तानसेन को मिलाकर अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो नवरत्न, 9 रत्न थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो आपको मतलब पता ही होगा, ये तो कोई बहुत तोप टाइप का क्वेश्चन है नहीं। अगला क्या? आनंद मठ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमको लग रहा है जीएसएससी में पहले भी आ चुका है। तो आनंद मठ जो है ये किन्होंने लिखा है? तो इसको लिखने वाले का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक, अगला क्या है? कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कामाख्या मंदिर जो कि एक शक्तिपीठ है, वो आपको मिलेगा गुवाहाटी में। ठीक है, तो गुवाहाटी में मिलेगा। साथ में अगर आप शक्तिपीठ देख रहे हैं तो आपको झारखंड का शक्तिपीठों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक, तो इसको भी अपने नोट्स में ज़रूर अपडेट कीजिएगा अगर आपके अपडेट अभी तक नहीं हुआ है तो। अगला क्या? किस राज्य में ओट्टम थुलाल, एक पॉपुलर जो डांस है, ओट्टम थुल्लल, ये कहाँ का डांस फॉर्म है? ठीक, तो ये आपका है केरल का, केरल का ओट्टम थुल्लल पॉपुलर डांस है। बाकी सारे जगह का भी पॉपुलर डांस फॉर्म्स आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्य फेस्टिवल जो है इंडिया में कहाँ पर मनाया जाता है? तो मत्स्य फेस्टिवल जो है वो अलवर में मनाया जाता है। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगला सवाल आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? तो डिक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, नहीं भाई, कम नहीं करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे। तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? ग्रीन रेवोल्यूशन में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया कब था? 65 में, सन 1965 में आया था। और इस समय पंचवर्षीय योजना कौन सा चल रहा था जी? थर्ड वाला चल रहा होगा, थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक, और फादर इसके कौन हुए? तो फादर हुए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और वर्ल्ड में अगर बोला जाए तो नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, ये वर्ल्ड में हुए। ठीक, और ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म था, जो टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कॉइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो विलियम गॉड। ठीक है, विलियम गॉड, GAUD, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मेन आपको MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे PM वाला चीज़ यार हम ही को याद नहीं आ रहा है देखेंगे कमेंट सेक्शन में अपडेट कर देंगे अगर इंदिरा गांधी नहीं होंगी तो। चलिए अगला क्या है? इंडियन प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान, इसके ऊपर एकदम भर भर के सवाल आ रहा है, इसको अच्छा से देख करके जाइएगा। इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट के तौर पे किसको जाना जाता है? तो PC महलनोबिस को जाना जाता है इसके इंडियन प्लानिंग के आर्किटेक्ट के तौर पे। ठीक है, महलनोबिस प्लान, किस पंचवर्षीय योजना को महलनोबिस प्लान बोला जाता है ये आप बताइएगा। हम आपको क्या बताते हैं कि इनका जो जन्म जयंती है 29 जून, इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। ठीक है, और इन्होंने ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता को गठन किया था, ISI कोलकाता। ठीक है, कौन? PC महलनोबिस। अगला क्वेश्चन क्या है? MICR कोड में, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर के कोड में कितना कैरेक्टर होता है? तो टोटल 9 कैरेक्टर होता है। कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो फर्जी है या असली है या नकली है, वो जानने के लिए MICR कोड का इस्तेमाल होता है। ये आपको मोस्ट कॉमनली यूज़ होगा कहाँ पर? चेकबुक वगैरह में। ठीक है, चेकबुक में इसका इस्तेमाल होता है, चेक में बेसिकली। आयुष्मान भारत जो योजना है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बहुत ईजी सवाल है, स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेट करता है। MG नरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब पास हुआ था? ये पास हुआ था 2005 में। घिस घिस के, ये भी बहुत पुराना हो गया सवाल, ज़्यादा दम नहीं है। अगला क्या? योनो जो है किस बैंक से रिलेट करेगा? योनो
तो योनो जो है यू ओनली नीड वन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म हुआ यू ओनली नीड वन, और वही वन एक ऐप बनाया है, इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है किसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई होगा इसका आंसर। तो एसबीआई इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई फेवरेट टॉपिक है क्योंकि जेएसएससी सीजीएल में भी एसबीआई का क्वेश्चन आया था। तो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है एसबीआई का, जिसको योनो बोलते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है उसका नाम क्या है, बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट, ठीक है, बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक का कोई खास अच्छा नाम नहीं है, इसलिए ये आने लायक क्वेश्चन ही, इसको हटाते हैं। पीएनबी का जो है उस ऐप को बोलते हैं पीएनबी वन, ठीक है, ये इसके इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का पीएनबी वन एप्लीकेशन है नाम, ये भी एग्जाम में आ सकता है। अगला क्या, चांद पर लैंड करने वाले दूसरे सेकंड इंडिविजुअल का नाम पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, सेकंड इंडिविजुअल टू लैंड ऑन द मून। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड पूछा जा रहा है, पहला नहीं पूछा जा रहा है। तो पहले कौन थे, नील आर्मस्ट्रांग थे, बचपन से हम लोग रटे हैं। दूसरे का नाम था एडविन आल्ड्रिन, और जैसा कि बहुत सारे पिक्चर में बताया जाता है कि जो दूसरा आता है उसका नाम नहीं याद रखा जाता है, नहीं जी रखना पड़ता है अगर आप जेएसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो दूसरा है एडविन आल्ड्रिन। मिशन का क्या नाम था, नासा का अपोलो 11 मिशन था, उस मिशन में पहला इंसान कदम रखा था चांद पे, उस मिशन का नाम भी आपको याद रखना है, अपोलो 11, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और यूरी गैगरिन जो है ये पहले व्यक्ति थे जो स्पेस में गए थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गैगरिन। कहाँ से आते थे ये, यहाँ पे यूएसएसआर बाजी मार गया था, तो ये है यूएसएसआर के, ठीक। अगला क्या, लाइटेस्ट एलिमेंट ऑन अर्थ, पृथ्वी पर मौजूद सबसे हल्का पदार्थ कौन सा है, तो सबसे हल्का पदार्थ आपका कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन। कहाँ गया जी, हाइड्रोजन, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। क्यों, कारण क्या है भाई, क्योंकि इसके अंदर क्या है आपका, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, देयर आर 0 न्यूट्रॉन्स, ये भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हेवीएस्ट भी आपको, अब जब लाइटेस्ट है तो हेवीएस्ट भी, अब हेवीएस्ट में 2 कैटेगरी बढ़ता है, ठीक है, 2 कैटेगरी। पहला क्या है, नेचुरली अकरिंग, तो नेचुरली अकरिंग सबसे हेवीएस्ट जो है वो आपका यूरेनियम होता है, सबसे हेवीएस्ट एलिमेंट है यूरेनियम, इसका मास सबसे ज़्यादा होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर इसका हो गया 92 यूरेनियम का। और इसके बाद क्या है कि इंसान ने भी नए नए एलिमेंट बनाना शुरू किया, सिंथेसिस शुरू हुआ अलग अलग एलिमेंट्स का। तो अभी जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड है, बाप रे जीव का एकदम योगा हो जाएगा आज, इसका नाम क्या है, ओगानेसन, ओजी। तो ओजी है हमारे 118 एटॉमिक नंबर के साथ, ये सबसे हेवीएस्ट है, लेकिन ये नेचुरली नहीं मिलता, इसको केवल लैब में बनाया जा सकता है, जबकि यूरेनियम आपको नेचुरली भी मिल जाएगा। झारखंड में कहाँ मिलेगा, जादूगोड़ा माइन में मिलेगा, ठीक है, जादूगोड़ा माइन कहाँ पे होगा आपका, जमशेदपुर के पास में, ठीक, पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, स्टील सिटी ऑफ इंडिया। अगला क्या, इसमें से कौन सा केमिकल जो है वो ब्लीचेस में प्रेजेंट है, जो कि हाउस होल्ड लॉन्ड्री और सैनिटाइजिंग के काम में लिया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्लोराइड। देखिए इतना आप ध्यान रखिएगा ना कि क्लोरीन जो है वो एक ब्लीचिंग एजेंट है, इससे बहुत अच्छा ब्लीचिंग होता है। तो कोई भी इस तरह का एलिमेंट आपको लंबा चौड़ा मिले ना, वहाँ पे क्लोरीन से रिलेटेड कोई कंपाउंड खोजने का कोशिश कीजिएगा, तो आपका जर्नी आसान हो जाएगा अगर बात चल रहा है ब्लीचिंग का, ठीक है। तो हाइपोक्लोराइट में यहाँ पर क्लोरीन आपको मिलेगा, तो सोडियम हाइपोक्लोराइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट का वैसे इस्तेमाल किस में होता है, तो सीमेंट वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, और इसको एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है, कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी जिनको लेडीज वगैरह को कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है उनको एज अ सप्लीमेंट दिया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। बाय व्हाट अमाउंट इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, GMT जिसको शॉर्ट में बोलेंगे, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच नाम का एक विलेज है, वहां से एक लाइन पास करता है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ठीक है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पास करता है, इसी से 5.5 घंटा आगे है 82 और आधा डिग्री पर प्राइम मेरिडियन ईस्ट में। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको भारत देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मिलेगा, और जो कितना आगे है 5.5 घंटा, यानी 5 घंटा 30 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत कॉमन सवाल है ये भी, मतलब घिसा हुआ सवाल है, लेकिन पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड। तो भारत का जो देश है इसका जो इस तरह से कोस्ट लाइन होगा, यहाँ सारा कोस्ट लाइन मिला दीजिएगा ना अगर, तो ये आपका कितना बनता है, 6100 किलोमीटर बनता है। अभी रुकिए, थमिए, उसके साथ में यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है,
और यहाँ पे आपको अंडमान द्वीप समूह मिलेगा। ये भी जो है आपका कोस्ट लाइन ही तो है ना, ये भी भारत का ही अंग है, तो इसका भी कोस्ट लाइन को जब आप गिन देंगे, काउंट कर लेंगे 6100 में, कुछ एक्स आप ऐड कर लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा 7516.6। ठीक है, अब इतना 0.6 याद नहीं, आमतौर पे 7.17 लोग याद रखता है किलोमीटर। ये है आपका टोटल कोस्ट लाइन भारत देश का, हमारे देश का। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था। अगला क्या है, भारत का लिटरेसी रेट पूछ रहा है सेंसस 2011 के अनुसार। ये भी खिस खिस के पुराना हो गया क्वेश्चन, 74.04%। ये आपका हो जाएगा 74। आमतौर पे आप याद रख सकते हैं इसको। लिटरेसी रेट है इंडिया का। मेल का लिटरेसी रेट यहाँ लिखा हुआ है, फीमेल का भी लिखा हुआ है, आमतौर पे आप सबको पता होगा, लेकिन हम फिर से लिख दिए। इसमें हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका हो जाएगा, केरला का हो जाएगा। लोएस्ट किसका हो जाएगा, बिहार का हो जाएगा। ये सब भी आपको रटा हुआ होना चाहिए। चलिए आगे क्या आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज द स्मॉलेस्ट, इसमें से सबसे छोटी नदी कौन सा है। अब देखिए इसमें तो एक तो आपको आंसर याद होगा तो बहुत अच्छा बात है, नहीं भी अगर याद है तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कैसे यहाँ पे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। सबसे पहले गोदावरी को देखिए। गोदावरी के बारे में एक पॉइंट आपको याद होगा कि इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अगर एक नदी बहुत छोटा है तो उसको दक्षिण गंगा बोल करके, मतलब गंगा यार बड़ा नदी है, लंबा नदी है, और गोदावरी छोटा नदी को हम बड़ा नदी से क्यों कंपेयर करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दक्षिण गंगा क्योंकि बोला जाता है तो ये छोटा नदी नहीं हो सकता। ठीक है, सिंधु या इंदस रिवर भी जो है ये भी एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स में आता है। जो हिमालयन रिवर सिस्टम हम पढ़ते हैं तो एक क्या पढ़ते हैं कि इंदस को पढ़ते हैं, इंदस को, गंगा को पढ़ते हैं और ब्रह्मपुत्र को पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि तीनों बहुत मेजर और लंबी रिवर्स है। तो इंदस भी, सिंधु भी बहुत लंबा रिवर है, ये भी आप हटा सकते हैं। नर्मदा और कावेरी में से आप गेस ले सकते थे। नर्मदा भी एक बहुत बड़ा और मेजर रिवर है। कावेरी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ईजी बिल्कुल नहीं था, लेकिन जो लोग रेगुलरली फॉलो करते होंगे उनको बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई नहीं हुआ होगा। ठीक, अगला क्या है, भारत में पहला सेंसस कब हुआ था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछ रहा है पहला सेंसस, ना कि पहला कंप्लीट सेंसस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला सेंसस जो होता है वो देश का 1872 में होता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। भारत का कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में करवाया जाता है। उसके बाद से हर 10 साल में हुआ करता था, सिवाय शायद विश्व युद्ध के समय नहीं हुआ था, और फिर कोरोना का बात बोल करके मोदी जी के राज में, मोदी है तो मुमकिन है, अभी तक अगला सेंसस यानी जनगणना नहीं करवाया गया है। अलग अलग बार अलग अलग कारण दे दिया जाता है। चलिए, तो अच्छा है, वैसे हम लोग के लिए पढ़ने के लिए नया चीज़ ऐड नहीं हो रहा है तो अच्छा ही बात है। एज अ स्टूडेंट आपको खुशी होना चाहिए कि नया सेंसस उनसस नहीं हो रहा है, नहीं तो सारा आंकड़ा फिर से याद करना पड़ेगा। अगला क्या है, डेड सी, मृत सागर कहाँ पर मिलेगा आपको, जहाँ बहुत मार कार मचा हुआ है अभी। ठीक है, हर समय खबर आते रहता है, यहाँ से वो इसको मारा, वहाँ से वो इसको मारा। कहाँ पर, इजराइल पैलेस्टाइन के बीचों बीच आप जाएंगे, मतलब उसके आसपास के एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसे डेड सी मिलेगा। इसके ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा जॉर्डन नाम का एक देश। यहाँ पर आपको मिलेगा वेस्ट बैंक जो कि पैलेस्टाइन का पार्ट है, और यहाँ पर आपको मिलेगा इजराइल। ये सब के बीच में सैंडविच, यहाँ पर आपको कौन मिलेगा, डेड सी। ठीक है, मौत वाली जगह पे डेड सी। लेकिन यहाँ पे आपसे बस इतना पूछ रहा है कि कौन से महादेश में है, तो ये तो बहुत मरियल टाइप का क्वेश्चन हो गया जी। एशिया इसका पटाख से आंसर हो जाएगा। देशों के बारे में भी हम बता दिए। इस लोकेशन को, इस मैप को जरा जा करके अपने एटलस में या गूगल में जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला क्या है, इसमें से कौन सा मूवमेंट था यानी कौन सा आंदोलन था जो महिलाओं को वोटिंग राइट, ठीक है, वोट करने का राइट से रिलेटेड था। तो वोटिंग को हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो सफरेज वाला चीज़ खोजिए, सफ्रेगेट मूवमेंट आपको मिलेगा, सफ्रागेट आंदोलन, ये हो जाएगा इसका आंसर। कहाँ पर चला था, यूनाइटेड किंगडम में, यूएस में और कुछ अदर देशों में भी चला था, लेकिन मेजर जो चला था वो यूके में चला था, ये वाला, कि महिलाओं को भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, पहले उनको नहीं दिया जाता था। चलिए अगला क्या है, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो कब टेक प्लेस किया था, कब नहीं पूछ रहा है, अरे कहाँ पूछ रहा है, अरे लंदन हो जाएगा और क्या, पुणे, न्यू दिल्ली, लखनऊ में ये सब काहेला होगा, लंदन में होता था ये सब, आरटीसी का खेला होता था। तो अब डेट वगैरह भी ध्यान रखिएगा, किसमें गांधी जी गए थे, किसको बॉयकॉट किए थे, इसको भी ध्यान दीजिएगा। औरंगजेब का जो शासन था, वो रेन था, वो कब खत्म हुआ, तो औरंगजेब का शासनकाल था क्या, 1658 से लेकर 1707 था औरंगजेब का शासनकाल, तो 1707 आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, 1857 का रिवॉल्ट के समय बख्त खान जो है वो किस एरिया से लड़े थे, तो बख्त खान जो है वो दिल्ली में एज अ जनरल का पोस्ट होल्ड कर रहे थे, किसके लिए, किसके बिहाफ पर, तो ये बहादुर शाह द सेकंड, बहादुर शाह द सेकंड। ये तो बस एक सिंबॉलिक रूलर ही थे, मेन जो काम था, ये मेन जो ब्रेन वगैरह था ये बख्त खान का ही था, तो ये एज अ जनरल दिल्ली से लीड कर रहे थे। बाकी दूसरे एरियाज के लीडर्स का भी नाम आपको पता होना चाहिए, और अभी तक आपको पता होगा आई एम श्योर।
चलिए आगे क्या आते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने कहा था? बहुत फेमस है, नहीं पता है तो चुल्लू भर पानी लीजिए और डूब मरिए। आंसर क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये कॉल दिया था। साथ में इन महानुभावों के बारे में भी जानेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने एक स्पीच दिया था आज़ादी के समय, ठीक है, जस्ट देश आज़ाद हो रहा था उस समय, इनका फेमस स्पीच है, इसका नाम क्या है? ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो बोला था। ये तो मतलब हमको नहीं लगता ये रिपीट करेगा, बहुत ईजी हो जाएगा, बट फिर भी ईजी क्वेश्चन भी आता है। अगला क्या है? गांधी जी से ऑब्सेशन बरकरार है। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? 1915 में आए थे। बहुत मतलब कोई खास दमदार सवाल नहीं है। इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? 1869 में इनका हुआ था जन्म। ठीक, कांग्रेस कब बना वो सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला क्या? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये किताब किसने लिखा? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज, ये लिखा था डॉक्टर A.S. पिल्लई ने, इन्होंने ये किताब लिखा है। तो ये थोड़ा सा इजी टाइप का क्वेश्चन नहीं, थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या? इकोनॉमिक्स में जो नोबेल पुरस्कार मिलता है, नोबेल प्राइज देखिए कि इंपॉर्टेंट थीम बन के उभर के आ रहा है, तो उसमें डीप में भी जाकर सवाल पूछ रहा है। नोबेल पुरस्कार में जो ऑफिशियल नाम है नोबेल प्राइज का वो क्या है? तो ऑफिशियल नाम क्या है? आर्थिक विज्ञान में स्वेरिजेस सिक्सबैक पुरस्कार। बाप रे, जबान तो मतलब लड़खड़ा के एकदम क्या हो जाएगा यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको याद रखना है, इसको मारिए रट्टा, क्योंकि इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज है ये कौन देता है? तो ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम स्वीडन में जो मौजूद है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इकोनॉमिक्स में हमेशा से नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। पहला प्राइज जो है वो कब दिया गया था? 1969 में, और मिला था किसको? रगनार फ्रिश को मिला था और जॉन टीनबर्जन को मिला था। ठीक है, तो रगनार फ्रिश और जॉन टिनबर्जन को मिला था 1969 में। ठीक है, अगला क्या? दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है किस साल में इंस्टीट्यूट किया गया था, शुरू किया गया था? तो स्थापित किया गया था ये 1969 में। ये भी तो यहाँ पर भी 1969 और यहाँ पर भी 1969। चलिए, कोइंसिडेंस है। इंडिया का सबसे बड़ा सिनेमा का ऑनर है ये अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है। ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल करवाता है। मेन आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस अवार्ड को देता है। ठीक, इसके लेटेस्ट विनर को भी याद रख लेंगे तो ठीक रहेगा, हालांकि थोड़ा सा पुराना हो गया तो उतना काम का नहीं है। ठीक, नेटो का बहुत न्यूज़ में चल रहा है। नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा? ब्रसल्स नाम का एक जगह है, वहाँ पर आपको मिलेगा नेटो का हेडक्वार्टर। और यहीं पर आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, ब्रसल्स में ही। करंट नेटो के सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? जांस स्टोलेनबर्ग। ठीक है, जेंस स्टोलेनबर्ग, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि नेटो बहुत न्यूज़ में चलता है। अगला क्या है? पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर का नाम आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये कीवर्ड क्या है? इंडियन। तो फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर कौन होंगे? आपके सीडी देशमुख होंगे। साथ में अगर फर्स्ट गवर्नर का नाम पूछा जाएगा तो ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में आरबीआई के बारे में एक और ध्यान रखेंगे कि बर्मा का भी सेंट्रल बैंक की तरह काम किया था आरबीआई काफ़ी दिनों तक, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी आरबीआई कब बना, इसका पहला हेडक्वार्टर कहाँ था, ये सब चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये सब तो कॉमन चीज़ है, पता ही होगा, तो ये भी आपको देख करके जाना चाहिए। अर्थ डे कब मनाया जाता है भाई? तो अर्थ डे आपको मनाया जाता है कहाँ? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेज जो है ये आपको याद रखना है। यहाँ पर दिन पूछिए, इसका थीम भी अपने करंट अफेयर वाले मैगजीन से जो लेटेस्ट थीम चल रहा होगा वो भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस देश ने कोविड-19 का वो वैक्सीन बनाया जिसका नाम उसने रखा क्या? स्पुतनिक वी, स्पुतनिक 5 नाम रखा गया। तो ये स्पुतनिक नाम से ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए था। रशिया इस वैक्सीन को बनाया है। स्पुतनिक किसका नाम था? तो एक तो सरकारी जो न्यूज़ आउटलेट है रशिया का, उसका नाम भी स्पुतनिक ही है। और रशिया द्वारा बनाया गया सबसे पहला जो सैटेलाइट था, यानी दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट जो कि सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था, उसका नाम भी स्पुतनिक ही था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का क्वेश्चन आ गया है। सिक्किम कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बना था? बहुत इजी क्वेश्चन है। 36वां संविधान में संशोधन किया गया था सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए, भारत का एक राज्य, मिलाने के लिए नहीं, भारत का राज्य का दर्जा देने के लिए। ठीक, अगला क्या है? अगला भी एक अमेंडमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन है। इनमें से
किस संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया था? इस वाले चीज़ को याद करने के लिए बहुत अच्छा मेरे पास एक तरीका रहता है कि ये वाला जो चीज़ था, ये क्या था कि 14 वर्ष यानी 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको जो है सो फ्री नहीं, मतलब हाँ, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो 14, ठीक है। तो जो भी आपका अमेंडमेंट होगा ना, उसके दोनों अंकों को जोड़ करके 14 आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 8 + 6, 8 + 6 = 14, ठीक। तो 14th ये हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि अरे कुछ और दे दिया जिसको जोड़ के भी आ रहा होगा, तब वो आपका किस्मत है, लेकिन इतना मतलब इससे थोड़ा सा याद रखने में आसानी होता है। तो 86 जो अमेंडमेंट था वो यही वाला था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इसको कहाँ डाला गया? फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया, ठीक। अगला क्या है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे उसका जिक्र मिलता है। 238 टोटल इलेक्टेड मेंबर होंगे जिनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज द्वारा। और 12 जो है वो अपॉइंट किए जाएंगे। किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कोई एमिनेंट पर्सनालिटीज़ होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा। 12 ऐसे लोगों को। इसमें पहले एंग्लो इंडियन वाला भी था, उसको हटा दिया गया है। तो 12 अपॉइंटेड, 238 इलेक्टेड, कुल मिलाकर 250 लोग होते हैं। राज्यसभा का ये स्ट्रेंथ है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? द डैश ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा किसको बोला जाता है? वाइस प्रेसिडेंट साहब को बोला जाता है, ठीक। तो ये भी मतलब काफ़ी बचकाना सवाल ही बोल सकते हैं, ये सब भी आएगा, इसके लिए भी तैयार रहिए। अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इनॉग्रेट कब हुआ था? यानी बेसिकली उद्घाटन या शुरुआत या स्थापना, जो भी आप बोल लें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कब हुआ था? तो इसको याद रखने के लिए मेरा क्या तरीका होता है? तो 26 जनवरी 1950 को हमको पता है कि हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। और संविधान जब लागू होगा तो संविधान से रिलेटेड केस मुकदमा भी किया जाएगा, कुछ डिस्प्यूट भी होगा। तो जैसे ही लागू हुआ फटाफट कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आया होगा, इसीलिए फटाफट से जल्दी कर ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना भी कर दिया गया था। तो 28 जनवरी 1950 ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे याद कीजिए, नहीं तो अगर आप रट सकते हैं तो डायरेक्ट रट लीजिए, ठीक। अगला क्या है? इसमें से कौन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन मिलेगा, इलेक्शन कमीशन का भी मिलेगा और अटॉर्नी जनरल का भी मिलेगा। ये सारे का आपको आर्टिकल्स भी याद होना चाहिए, हम यहाँ पे नहीं लिख रहे लेकिन याद कर लीजिएगा। नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बस एक ऑर्डर लेकर के आई थी मोदी सरकार और नीति आयोग बन गया था, ठीक। तो नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? द ओवल नाम का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर मिलेगा? बहुत आइकॉनिक क्रिकेट स्टेडियम है, इंग्लैंड में मौजूद है द ओवल। नेक्स्ट क्या है? मैनुअल न्यूरो, ठीक है, मैनुअल न्यूर या न्यूरो जो भी पढ़ना है पढ़िए। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये जर्मन फुटबॉलर हैं, ठीक है, जर्मनी के फुटबॉलर हैं ये। फुटबॉल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। फुटबॉल भी फेवरेट टॉपिक दिख रहा है थोड़ा सा हमको, यहाँ से एक थीम पकड़ में आ रहा है। अगला क्या है? दबंग मुंबई नाम का जो टीम है इसमें से कौन सा लीग में खेलता है? ठीक है, तो इंडियन प्रीमियर लीग में तो भाई मुंबई इंडियंस है, इसको तो हटा ही दीजिए, इस बार निराश किया ये लोग बहुत ज़्यादा, तो उस पर बात नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा हॉकी इंडिया लीग, ठीक है। तो हॉकी इंडिया लीग है, हॉकी इंडिया लीग सबसे लेटेस्ट जो है वो 2017 में खेला गया था। इसी में दबंग मुंबई नाम का जो टीम है वो भी खेलता था। इसमें जो ये टूर्नामेंट है वो सबसे लेटेस्ट जो 2017 में हुआ, इसको जीतने वाले टीम का क्या नाम है? कलिंगा लैंसर्स। ये आपको याद रखना चाहिए, वेरी वेरी हाई चांसेस, कलिंगा लैंसर्स। इसमें जो झारखंड का टीम खेलता है उसका नाम क्या है? रांची राइनोज है। दिल्ली वेव राइडर्स भी खेलता है, ठीक है। इस तरह के आपको इस खेल में जाने वाले अलग अलग टीम्स का नाम भी देखने के लिए मिलेगा। अगला क्या है? किस स्टेट में 6th खेलो इंडिया गेम्स को होस्ट किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? तमिलनाडु में होस्ट किया गया 6ठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये तमिलनाडु में होस्ट किया गया। जीतने वाली टीम कौन सी रही? महाराष्ट्र की टीम रही। और महाराष्ट्र और हरियाणा के अलावा किसी ने भी खेलो इंडिया यूथ गेम का कोई भी टाइटल अभी तक नहीं जीता है। तो हमेशा या तो महाराष्ट्र जीत रहा है या तो हरियाणा जीत रहा है। पिछले बार भी महाराष्ट्र जीता था, इस बार भी महाराष्ट्र ही जीता है, ठीक। अगला क्या है? ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है, ये कहाँ पर आपको मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा कानपुर में, कानपुरिये लोग के यहाँ। ग्रीन पार्क को लाल ना कर दें ये लोग चलिए
आगे आते हैं। अब यहाँ से साइंस का सवाल शुरू हो रहा है। थोड़ा यहाँ कुर्सी की पेटी बांध लेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम जैसा बोले 11-12 लेवल का है। ये आपके ना जेएसएससी सीजीएल के लिए है, ना आपके जेएसएससी आपके एलडीसी वाले के लिए। ये सब के लिए ये वाला क्वेश्चंस बहुत सारा काम का नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ काम का होगा, तो हम मार्क करते जाएंगे। जो काम का नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आप टेक्निकल सीजीएल दे रहे हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक हो सकता है। तो टेक्निकल सीजीएल में अगर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा। जो जो हम छोड़ रहे हैं वो ऐप में जाकर के आपको अच्छा से देखना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फिजिक्स का, मेटल हैव डैश रेजिस्टिविटी। नंबर जो दे रहा है इसको इग्नोर मारिए, आपके काम का नहीं है। एंड इंसुलेटर्स हैव डैश रेजिस्टिविटी, यानी बेसिकली मेटल का रेजिस्टिविटी कम होता है या ज़्यादा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। एक मिनट, बैटरी चार्ज में लगा दे भाई, लंबा लेक्चर हो गया। हाँ, तो मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो कम होता है कि ज़्यादा होता है? तो मेटल में क्या है, कंडक्टेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत गुड कंडक्टर होता है मेटल। कंडक्टर अच्छा होता है यानी कि रेजिस्टिविटी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भर देंगे लो, और इसी का उल्टा यहाँ पर भर देंगे इंसुलेटर में, तो यहाँ पर हाई भर देंगे। तो लो कॉमा हाई कहाँ गया जी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो वैल्यू है ये किसके काम का है, जो लोग टेक्निकल सीजीएल देने वाले हैं उनको ये वैल्यू पे भी ध्यान रखना चाहिए। आपके काम का नहीं है। अगर आप नॉर्मल सीजीएल या नॉर्मल एलडीसी वगैरह का पेपर दे रहे हैं, आपके काम का नहीं है। एनर्जी इक्विवेलेंट पूछ रहा है 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का। 1 ग्राम सब्सटेंस का एनर्जी इक्विवेलेंट, ये ऐसा नहीं है कि किसी के भी, सबके काम का है। ये क्वेश्चन अच्छा से देखिएगा, बहुत फेमस इक्वेशन है आइंस्टाइन महाराज का, E = mc²। इसी के बेसिस पर आपको निकालना है। m का वैल्यू आप क्या डालेंगे, 0.001 kg, क्योंकि ग्राम है, 1 ग्राम यानी इतना kg। c यानी c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका भी मारेंगे आप स्क्वायर। जब पूरा सॉल्व वॉल्व आप कर लेंगे तो आंसर आएगा 9 × 10⁻13 जूल। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप टेक्निकल का पेपर दे रहे हैं तब तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नॉन टेक्निकल में भी जरूरी है क्योंकि ये बहुत फेमस इक्वेशन हो चुका है, इसको अप्लाई करने आपको आना चाहिए। ठीक, अगला क्या है, बोर साहब को, नील्स बोर साहब को नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स में। ठीक है, किस वर्ष मिला था, ये सबके लिए जरूरी है। 1922 में बोर्स को मिलता है अपना नोबेल प्राइज। किस चीज़ के लिए, उन्होंने काम किस पे किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, क्वांटम थ्योरी पर इन्होंने काम किया था। ठीक है, क्वांटा ऑफ एनर्जी वाला जो चीज़ था उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। मेन क्वांटम थ्योरी और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए नील्स बोर को मिला था नोबेल प्राइज फिजिक्स में 1922 में। ठीक है, अगला क्या, हु सजेस्टेड अ मॉडल फॉर द एटम एज स्फीयर, यानी बेसिकली क्या है, प्लम पुडिंग मॉडल जो है कि एक स्फीयर है, एक गोला है जो पॉजिटिवली चार्ज है और इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर उधर घुसा हुआ है। ये वाला जो मॉडल था ये कौन दिया था, ये सजेशन किसने दिया था, तो ये थॉमसन ने दिया था। ये थॉमसन का मॉडल है। तो अलग अलग मॉडल आया था, थॉमसन का, बोर का, रदरफोर्ड का, डाल्टन का। ये सारे मॉडल के बारे में आपको एटॉमिक थ्योरी में बताया गया होगा। ये हम लोग का जो बैच है उसमें भी पढ़ाया हुआ है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सबके लिए जरूरी है। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन क्या है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल में हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये घटता है कि बढ़ता है, क्या होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले, अगर एक एटम है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ कितना आसानी से या कितना ज़्यादा खींचता है, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट जाते हैं वैसे वैसे जो भी इलेक्ट्रॉन एटम होगा वो नया नया इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना चाहता है ताकि उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो ये इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज होता है। और पीरियोडिक टेबल में हमेशा याद रखेंगे, लेफ्ट से राइट जो चीज़ इंक्रीज हो रहा है ना, ऊपर से नीचे आने में वही चीज़ डिक्रीज होगा। तो अप से डाउन आएंगे किसी ग्रुप में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल वाले में हम इसको अच्छा से डील किए वहाँ पर, लेकिन आप नॉर्मल कहीं से भी पढ़े होंगे तो ये आपको वहाँ पर मिले जाएगा। ठीक, अलग क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देख करके वैसे सिंपल लग रहा होगा, पोलराइजेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। ये नॉर्मल लोगों के काम का नहीं है। जो लोग टेक्निकल एग्जाम्स दे रहे हैं उनको ये अच्छा से देख लेना चाहिए। बाकी नॉर्मल एग्जाम अगर आप दे रहे हैं सीजीएल वगैरह, आपके काम का नहीं है, 11-12 का चीज़ हो गया, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल सीजीएल दे रहे हैं, इग्नोर नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे आएंगे। टेक्निकल सीजीएल दे रहे हैं या फिर फ्यूचर में कोई और एग्जाम दे रहे हो, मान लो लैब असिस्टेंट है, मान लो साइंटिफिक असिस्टेंट है, इस टाइप का कोई पेपर दे रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन जो हम ऐसे क्रॉस लगा रहे हैं नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल सीजीएल, नॉर्मल एलडीसी के लिए लगा रहे हैं, आपके लिए नहीं। आप लोग इसको भी देखिएगा। अगला क्या है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में किस तरह का मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होता है भैया ये वाला कॉनकेव मिररवा का इस्तेमाल होता है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। ऊपर से स्पेस का इमेज आएगा, यहाँ पर एक जगह पे फोकस हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है किस में, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। नहीं आता था तो रट लीजिए महाराज,
ठीक। और कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का अलग अलग इस्तेमाल है, ठीक है। जैसे रियर व्यू मिरर में आपका कॉन्वेक्स वाले का इस्तेमाल होता है, तो ये कैसे कैसे इसका यूज़ है ये भी आपको देख लेना है, किस में इस्तेमाल होता है नहीं होता है, ठीक है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑल जो डिस्टेंस है वो कहाँ से मेजर किया जाता है, तो ऑल डिस्टेंस जो आपका मेजर किया जाता है वो आपका पोल ऑफ द मिरर से किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके चलिए ठीक है, ये भी है। यहाँ पर आपका पोल रहेगा, यहाँ पर कहीं फोकस होगा, यहाँ पर होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वाला मिरर बनाए तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फोकस होगा, यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इधर से यहाँ पर जो है 0 माना जाता है, पोल से ही सारा चीज़ का मेजरमेंट होता है। पोल से इधर आगे बढ़िएगा लाइट के डायरेक्शन में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। पीछे बढ़िएगा लाइट के डायरेक्शन से तो निगेटिव लिया जाएगा। ऊपर बढ़िएगा तो पॉजिटिव होगा, ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। बेसिक एनसीईआरटी 9th-10th का क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसको टेक्निकल पार्ट में नहीं घुसा रहे। ये आपके काम का ही, आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। साथ में आपको क्या पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्नीफिकेशन पता होना चाहिए, पावर पता होना चाहिए, ठीक। अगला सवाल सेमीकंडक्टर के बारे में एक सवाल है, ये नॉर्मल सीजीएल वालों के लिए काम का नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ इग्नोर मार रहे हैं। बाकी जिनको पढ़ना होगा ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आंसर पढ़ सकते हैं, ठीक। अगला क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट 0, ये भी आपके काम का नहीं है, नॉर्मल सीजीएल वाले बंदों के काम का नहीं है। जो लोग टेक्निकल कोई पेपर दे रहे हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी लिख दिए हैं, ठीक। अगला क्या है, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल नोन एज, तो कैथोड रे का एक ट्यूब बनाया जाता था जिसको टेलीविजन वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन से पार्टिकल को फेंका जाता था, तो उस पार्टिकल का नाम है इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड रे में जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, टेक्निकल भी नहीं नॉन टेक्निकल के लिए भी, यानी नॉर्मल सीजीएल के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्या है, आइसोटोप में क्या चीज़ होता है, आइसोटोप में क्या चीज़ बराबर होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है। तो आइसोटोप में बेसिकली क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग रहेगा, ठीक है। मास नंबर अलग यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा। यानी इस कार्बन को जलाइए, इस कार्बन को जलाइए, या फिर हाइड्रोजन और ड्यूटीरियम दोनों आइसोटोप है, दोनों का सेम प्रॉपर्टी रहेगा। इससे भी वाटर ही बनेगा, इससे भी वाटर बनेगा, बस इससे बनने वाला वाटर को हैवी वाटर बोल देंगे, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहता है, ठीक है। आइसोटोप में केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, ठीक। अगला क्या है, एक क्यूरी किसके बराबर होता है, ये भी नॉन टेक्निकल वालों के लिए काम का नहीं है, इसको हम स्किप मारेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अगला एक चार्ज को रख दिया गया 1 मीटर के डिस्टेंस पर। अच्छा ये देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 1 कूलम का एक चार्ज है, ठीक है। क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1 कूलम, ठीक है। दूसरा चार्ज का भी वैल्यू कितना है, 1 कूलम ही है, सेम मैग्नीट्यूड है, वैक्यूम में रखा गया है और दोनों का मतलब +1 है, +1C 1 मीटर का दूरी पे भी रखा हुआ है। तो दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, तो फोर्स का जो इक्वेशन होता था ये हम लोग 10th के पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, K Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर। K का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹, Q1 का वैल्यू 1 है, Q2 का वैल्यू 1 है, R स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर होगा। सब कट कटा के आंसर क्या आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन में इसका यूनिट होता है फोर्स का। तो ये आपका कहाँ गया जी, 9 × 10⁹, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नॉन टेक्निकल वाला लोग भी देखिएगा, ये इक्वेशन जो है सो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के लिए काम का नहीं है, इसको स्किप मारते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी नॉन टेक्निकल के लिए नहीं है, बहुत मतलब फाड़ू क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन को बना के। अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से आते हैं तो 11th-12th का एक सिंपल टाइप का ही क्वेश्चन है, जिनका फिजिक्स होगा या बीटेक वाले होंगे आपको एकदम नॉस्टैल्जिया आ गया होगा ये वाला इक्वेशन देख करके। तो इस पे सवाल है बेस्ड, चाहे तो आप बना सकते हैं, बाकी नॉर्मल लोगों के लिए काम का नहीं है। फील्ड का कॉन्सेप्ट किन्होंने इन्वेंट किया था, ये भी उतना ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, ये जिनको रटना है वो रट सकते हैं कि फैराडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, फैराडे ने, ठीक है। बाकी हमको नहीं लगता कि नॉर्मल सीजन में आने वाला है। ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है, नॉर्मल लोगों के काम का नहीं है। अब क्यों छोड़ रहे हैं नॉर्मल, जो बेवकूफ़ बंदा इंट्रो स्किप किया होगा ना, वही लंपट लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे एक्स का लगा रहा है, इसका काम मतलब है भाई क्यों काम का नहीं है, मास्टर बोका है, इसको आता नहीं है, बता क्यों नहीं रहा है भाई, नहीं बता रहे, इसका कारण इंट्रो में हम बता चुके हैं, ठीक है। इसलिए दिमाग चाटने के लिए कमेंट में जो आया वो सुन जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्या है, फेरी मैग, ये भी काम का नहीं है, यहाँ से केमिस्ट्री चालू है, अपने काम का नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये भी बहुत मतलब अपने काम का नहीं है, इसको भी हटाइए।
हाँ, हियरिंग एड में किस तरह के बैटरी का इस्तेमाल या किस तरह के सेल का इस्तेमाल किया जाता है? हियरिंग एड यानी कानवा का जो मशीन होता है ना, उसमें किसका इस्तेमाल होता है? मर्क्यूरी सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मर्क्यूरी सेल, क्योंकि लो वोल्टेज का सेल होता है और कान के एड में लो वोल्टेज लो करंट ही रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हाई वोल्टेज का करंट आप कान में घुसा के पास कीजिएगा तो दिमागी सिग्नल्स के साथ इंटरफियर करने लगेगा, इसलिए हमको लो वोल्टेज लो करंट का सेल चाहिए जो कि मर्क्यूरी सेल होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको आप रट लीजिए, काम आ सकता है। ये एकदम काम का नहीं है, एकदम भी काम का नहीं है, इसको पूरी तरह से भूल जाइए। अगला क्या है? एंटीसेप्टिक डिटॉल में क्या क्या चीज़ होता है? रटने का आप रख सकते हैं, बाकी हमको नहीं लगता नॉर्मल किसी का काम का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा टर्पिनॉल और क्लोरोजाइलेनॉल। ये डिटॉल में आपको मिलेगा, नॉर्मल लोगों के काम का नहीं है। जिनको टेक्निकल एग्जाम देना है केवल वो याद रखेंगे, ये भी नॉर्मल बंदों के काम का नहीं है। जर्मेनियम का डोपिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी काम का नहीं है, ये क्लास 11th का क्वेश्चन है, 11th-12th का, अपने काम का नहीं है, 12th का है आई गेस। मैग्नेटाइट, हाँ ये यहाँ पे काम का है। मैग्नेटाइट इसमें से किसका ओर को बोलते हैं? इसमें से किसका अयस्क है मैग्नेटाइट? तो आंसर क्या हो जाएगा? आयरन का ओर को मैग्नेटाइट बोलते हैं। झारखंड के किस एरिया में मैग्नेटाइट का ओर मिलता है बताइए? जेपीएससी में शायद या जेएसएससी में क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो बताइए, कमेंट कीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है? फैट सॉल्यूबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सॉल्यूबल विटामिन है? तो विटामिन बी वाटर सॉल्यूबल है, ये नहीं होगा। विटामिन सी भी वाटर सॉल्यूबल है, नहीं होगा। विटामिन डी हो जाएगा आपका सही जवाब, फैट सॉल्यूबल विटामिन है। इसका कमी से कौन सा बीमारी होता है बताइए? विटामिन डी वैसे कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है, कैल्शियम हमारा बॉडी इजीली अब्जॉर्ब करता है विटामिन डी के प्रेजेंस में, ये आपको सनलाइट से मिलता है और इसी से हड्डी रिलेटेड रोग इससे होता है, अगर इसका कमी होगा तब होता है। इसमें से कौन एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप। ठीक है, तो कार्बन एलोट्रोप बनाने का एक प्रॉपर्टी शो करता है, तो कार्बन का डायमंड एक एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एक एलोट्रोप है, यानी दोनों, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये भी हमको लग रहा है रिपीटेड सवाल आया हुआ है। तो डायमंड क्या है? बहुत हार्ड है। ग्रेफाइट क्या है? बहुत सॉफ्ट है। डायमंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका नहीं होता, इसमें आप 4C याद रखेंगे, इसमें 3C याद रखेंगे। डायमंड जो है बिजली को अपने से नहीं गुजरने देता, जबकि ग्रेफाइट अपने से बिजली को गुजरने देता है। ठीक है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल क्या है? एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट भी किया जाता है, यानी लुब्रिकेशन के लिए भी ग्रेफाइट का प्रयोग बहुत जगह मशीनरी वगैरह में किया जाता है। ठीक, अगला क्या है? इसमें से कौन एक अल्कली मेटल है? अल्कली मेटल यानी कि ग्रुप 1, इसमें से ग्रुप 1 में कौन बिलोंग करता है? तो भैया हे ली ना करे रब से फरियाद, पोटेशियम के, ये हो जाएगा आपका ग्रुप 1 अल्कली मेटल का एग्जाम्पल। इसी तरह आपको अल्कली अर्थ मेटल, हेलोजन वगैरह, नोबल गैस, ये सब याद होना चाहिए। अगला क्या? ये भी एकदम काम का नहीं है, टेक्निकल वाला देखिएगा, नॉन टेक्निकल लोग इसको स्किप कीजिए, आपके एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला है, 11th-12th का है। ये भी बिल्कुल टेक्निकल है, इसको हटाइए। ठीक, ये भी काम का नहीं है, इसको भी हटाइए। एक मिनट, हाँ काम का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें काम कीजिएगा आप। टेफ्लॉन का जो यूजेज है उसको ध्यान में रखिएगा। तो टेफ्लॉन का किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है टेफ्लॉन का। ठीक, बस इतना याद रखिएगा आप लोग जो नॉन टेक्निकल के बंदे हैं। अगला क्या है? बॉन्ड लेंथ जो है, पूछ के आपसे रहा है कि बॉन्ड लेंथ, एक बॉन्ड है, मान लीजिए कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का क्या लेंथ है? इसको किस में मेजर किया जाता है? तो इसको या तो रिपोर्ट किया जाता है पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रम में भी रिपोर्ट किया जाता है। ये याद करने वाला चीज़ है, याद कीजिएगा, नॉन टेक्निकल वालों को भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्या है? एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है जिससे हमको सॉल्ट और वाटर मिलता है, आया हुआ सवाल है, जेएसएससी में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे आपका एसिड और बेस, क्या ले लिया जाए? एसिड, चलिए HCl एक एसिड है, इसमें हम मिलाए एक बेस NaOH, तो इसमें हमको एक सॉल्ट प्राप्त होगा NaCl और एक इसके साथ बनेगा वाटर। बाकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस वगैरह आप लोग कर लेंगे, या हो सकता है बैलेंस भी होगा, देख लेंगे। हाँ बैलेंस है। चलिए, तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसमें एसिड बेस मिलाकर सॉल्ट और पानी बनता है। उसके साथ कंबस्शन रिएक्शन यानी दहन रिएक्शन हिंदी में जिसको बोलते हैं, इसका एक एग्जांपल है मीथेन को जब हम जलाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और पानी निकलेगा, यह है मीथेन का कंबस्शन। इसी तरह से अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स का कंबस्शन हो सकता है। कंबस्शन बेसिकली क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जला रहे हैं किसी चीज को, वो है कंबस्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? सबसे फेमस कॉमन NCERT वाला एग्जाम्पल है, जिंक में कॉपर सल्फेट जब हम मिलाएंगे
तो कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक यहाँ बैठ जाएगा, इसके घर में जाकर ये बैठ जाएगा और इसको अपने ही घर से निकाल के बाहर फेंक देगा। तो कॉपर सल्फेट की जगह आ गया जिंक सल्फेट और कॉपर हो गया बाहर। जिंक ने डिस्प्लेस किया कॉपर को, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसी तरह एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है कि यहाँ वाला इसको रिप्लेस, जैसे ए बी रहता सी डी रहता और ये दोनों आ करके मिल जाता क्या, ए डी प्लस बी सी। समझे क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के घर में जाकर के एक्सचेंज हो गया। इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कुछ नहीं, बेसिकली नाम से ही समझ में आ रहा है, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगा। ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक कॉमन एग्जांपल क्या है, Mg में O2 डाले, MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्सीडाइजिंग टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। ठीक, अगला क्या है, मोनो एटॉमिक यानी एक एटम वाले आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। मान लीजिए एक एटम वाला आयन है Na+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह Cl- है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका जो भी चार्ज है आयन का वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, इसमें से कौन जो है निम्नलिखित में से किसने कुछ तत्वों के बीच समानताओं का अवलोकन करते हुए तत्वों की आवर्त पद्धति के विकास का अनुमान लगाया था। ठीक है, यानी कि पीरियोडिक सिस्टम है, जो एलिमेंट है वो उनका प्रॉपर्टी एक टाइम के बाद रिपीट होता है। इसमें इसको सबसे पहले कौन दिए थे, यानी इसको शुरुआत कौन किए थे, तो यहाँ पे डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे। सबसे पहले बोलना गलत होगा, एक डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ट्रायड का रूल दिया था। तो ये डोबर्नियर ट्रायड के बारे में ही पूछ रहा है, योहान डोबर्नियर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, ये अपने काम का नहीं है, ये भी अपने काम का नहीं है, नॉन टेक्निकल लोगों के लिए काम का नहीं है। ये भी बहुत ज़्यादा काम का नहीं है, टेक्निकल लोगों के लिए है। यहाँ पर बायो का क्वेश्चन शुरू होता है, थोड़ा सा बायो का देख लीजिए। ज़्यादातर जो है सो हाई लेवल का क्वेश्चन है, अपने यूज़ का नहीं है, तो इसको हटाइए, ये अपने काम का नहीं है। क्यों नहीं है भाई, फिर से हम बोल रहे, कमेंट में पूछा ना तो सुनेगा, इंट्रो देखो जाके, इंट्रोडक्शन में बता दिए हैं। ये भी काम का नहीं है। हाँ, चलिए थोड़ा सा मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि काम का है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा GCTA। ठीक है, GCTA, तो यानी ये सारा चीज़ आपको DNA के अंदर मिल जाएगा। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या है, ना अपने काम का नहीं है ये। हाँ, मेन पाथवे जो है इंफॉर्मेशन कनेक्टिंग ब्रेन एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी एक ब्रेन है, ये आपका दिमाग है, ये है, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी यहाँ से मान लीजिए आपको हाथ हिलाना है, गंदा हाथ बन गया, ठीक है, जो भी है, मतलब हाथ हिलाना है, इसका जो, यानी यहाँ पर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके बीच का जो आपका मेन कनेक्टिंग पाथवे है वो क्या है आपका, यहाँ पर बीच में क्या चलता है, स्पाइनल कॉर्ड चलता है, सारा जो है यहाँ से कनेक्टेड होता है, अलग अलग जो नर्व है, नर्व एंडिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। तो मेन जो आपका क्या है पाथवे है वो कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड से, मेरु रज्जु। अच्छा, पहली बार हिंदी देखते हैं ना, बड़ा मजा आता है देख करके, ये सब हम लोग हिंदी में नहीं पढ़े हैं इसलिए। चलिए अगला क्या है, लेट ब्लाइट नाम का जो बीमारी है ये किस पौधे में होता है, तो लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट दोनों ही बीमारी आपको किस में मिलेगा, पोटैटो में मिलेगा। लूसेंट में एक पेज में बहुत अच्छा से समराइज किया हुआ है अलग अलग बीमारियों को, उसको आप जरूर देख लीजिएगा, बाकी हम कुछ यहाँ पर लिख दिए। पोटैटो के बीमारी का नाम क्या है, लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट या पोटैटो स्कैब। पपाया, सेकंड ऑप्शन पपाया है, पपाया रिंग स्पॉट वायरस, पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्राक्नोस, ये इसका बीमारी है पपाया का। वीट का है, वीट में रस्ट लग जाता है, ठीक है, स्टेम में लग सकता है, लीफ में, स्ट्राइप में भी लग सकता है, पाउडरी माइल्ड्यू इसमें भी होता है वीट में, और हेड ब्लाइट नाम का ये जो बीमारी होता है। तो ये तीनों का बीमारी का नाम हम लिख दिए। आपका काम क्या है, लूसेंट के पुस्तक में आपको एक अच्छा सा प्यारा सा टेबल मिलेगा, उसको याद जरूर कीजिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला है सवाल वहां से, ठीक है। किडनी वाला एक क्वेश्चन वैसे जेएसएससी सीजीएल में भी टफ वाला पूछ दिया था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा है, हाई लेवल बायो के जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ये टेक्निकल 11th-12th वाला क्वेश्चन है, आप बायो का कोई टेक्निकल पेपर दे रहे हैं तब ये क्वेश्चन आपको देखना चाहिए। ये भी टेक्निकल है, इसको भी इग्नोर बोलेंगे, सब इग्नोर करवा दो चलिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखने में टेक्निकल लग रहा है लेकिन जरूरी है।
जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए से जब कॉपी होकर के आरएनए में जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का एक पूरा मैकेनिज्म होता है, वो आपको पता नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी दे रहे हैं तभी आपको जानना चाहिए, अदरवाइज डीएनए से जब इन्फॉर्मेशन जाता है आरएनए की तरफ, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसी का जब उल्टा होता है तो इसको बोलते हैं क्या? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, हालांकि जब एग्जामिनर हाई लेवल सवाल बनाना चाहेगा, एजेंसी कौन हो रहा है नहीं पता है हम लोग को अभी, तभी ऐसा सवाल आएगा, आमतौर पर नहीं आएगा। ठीक, चलिए, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा द्वारा क्या कंट्रोल किया जाता है? तो आपका जो दिमाग है ना, जो दिमागवा है ना, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। सबसे बेस में जो ये पोर्शन है ना, इसी को बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। और ये क्या क्या चीज़ को, प्रोसेस को कंट्रोल करता है? आपका हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, ब्लड प्रेशर को, यानी बहुत सारा इनवॉलेंट्री एक्शन है जो आप बिना सोचे कर रहे हैं, उसको सारा को मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल करता है। यानी ब्रीदिंग भी हो जाएगा, हार्ट रेट भी हो जाएगा, और इसीलिए ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। यानी गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी है, ये भी बिना आपके सोच से होने वाला जो चीज़ है, ये मेड्यूला ऑब्लोंगाटा ही करता है। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से दिमाग कनेक्ट हो रहा है, इसी रीजन में आपको, दिमाग के इस रीजन में मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मिलेगा। तो ब्रेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, ब्रेन का अलग अलग जो पार्ट्स है इसको पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, वैसे रटने का आप रट सकते हैं कि ऑक्टोपस का कितना हार्ट होता है, कितना दिल होता है, तो आंसर है 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? काम का नहीं है, ये भी अपने काम का नहीं है। बीसीजी वैक्सीनेशन किस चीज़ के लिए दिया जाता है, किस चीज़ से बचाने के लिए दिया जाता है? तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के रोग को से बचाने के लिए बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है। इंडिया में इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इंडिया में देने के लिए। तो बीसीजी का फुल फॉर्म यहाँ पर हम लिख दिए हैं, इसको हम प्रोनाउंस करने का गलती नहीं करेंगे, हम दोबारा अपना जबान लड़खड़ाना नहीं चाहते। यहाँ से आप इसको देख लेंगे। डीपीटी का एक वैक्सीन दिया जाता है, किस चीज़ के लिए? डिप्थीरिया के लिए, पर्टूसिस के लिए और टेटनस के लिए। ये 3 चीज़ों के लिए डीपीटी का वैक्सीन भी लगाया जाता है। ठीक, बाकी ट्यूबरक्लोसिस जो है आपका बैक्टीरियल बीमारी है, बैक्टीरिया से होता है। इंडिया में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया है। हम लोग क्या करते हैं कि पशुओं को अच्छे से पालने के लिए बहुत सारा एंटीबायोटिक दे देते हैं। मान लीजिए चिकन पाल रहा है, फार्म में खूब सारा एंटीबायोटिक उसको खिला देगा। अब वही चिकन जब आप खाएंगे या आसपास के माहौल में जब वो चिकन का अवशेष फैलेगा, तो वो एंटीबायोटिक धीरे धीरे करके जो आसपास के माहौल में टीबी का बैक्टीरिया होगा उसको मजबूत बना देगा। यानी थोड़ा थोड़ा रोज अटैक करेगा इस पे एंटीबायोटिक। तो एक तरह का एंटीबायोटिक, मान लीजिए एंटीबायोटिक ए है, इसको इतना डोज मिला टीबी वाले बैक्टीरिया को कि ये अब इससे रेजिस्टेंस बना लिया। अगली बार जब आप टीबी का, ये बीमारी अगर किसी को हो गया बदकिस्मती से और वो ए एंटीबायोटिक लेगा ना, तो टीबी का रोग ठीक नहीं होगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये डेवलप हो रहा है, बहुत कठिन समस्या है, इसीलिए बिना डॉक्टर के सलाह के बिना बात का एंटीबायोटिक नहीं खाना चाहिए। जब बहुत इमरजेंसी हो तभी एंटीबायोटिक खाना चाहिए, नहीं तो आपके शरीर में जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस बना लेता है। और अगर वो दूसरे किसी व्यक्ति से फैल गया, जिसको कि मान लीजिए एड्स का बीमारी है या इसी तरह का कोई बीमारी है जिसमें उसका अपना इम्यून सिस्टम नहीं काम करता, तो वो सीधा वहीं पर खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर आप बिना बात का एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आप अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रहे हैं। टाइफॉइड जो है ये सैल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरियम से होता है टाइफॉइड का बीमारी। हर्पीस जो है ये एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और एड्स भी एक एसटीडी है। ठीक है, और एड्स वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। ठीक, अच्छा, कर्ड जो है, दूध से जो दही बनता है वो किस बैक्टीरिया से बनता है? बहुत कॉमन, एकदम घिसा पीटा टाइप का सवाल है। लैक्टोबैसिलस से दही बनता है, दही जमता है। ठीक, हाँ, इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनल है, सेल के अंदर का ऑर्गेनल का, बहुत सारा ऑर्गेनल का नाम दिया हुआ है, इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है, सबसे छोटा कौन होता है? तो सेल के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, अलग अलग ऑर्गेनल रहेगा, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल, इस तरह से गोला में एगो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये सारा चीज़। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है? राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, और न्यूक्लियस जो है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल इज न्यूक्लियस। ठीक, यहाँ पर खत्म होता है मैथ्स का। यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, मैथ्स का क्वेश्चन ऑलरेडी दूसरे टीचर करवा चुके हैं, ऑलरेडी चैनल पे वीडियो आया हुआ है, प्लेलिस्ट आ रहा होगा, वहाँ से जा करके देख लीजिए। पूरा एक्सप्लेनेशन हम दिए, वीडियो हो गया होगा काफ़ी लंबा, लेकिन अगर आप अच्छा से देखेंगे एग्जाम में आपको मैक्सिमम रिटर्न यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का है।
कोर्स अगर आप मैथ्स का, साइंस का या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं पेपर 3 का या पेपर 2 इंग्लिश का, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज अवश्य करेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे सहायक आचार्य वाला पेपर भी हम लोग है, वो भी हम लोग करवाने वाले हैं, चैनल को इसे सब्सक्राइब करके रख लेंगे। अगर आपके पास भी सहायक आचार्य का पेपर है बिना वाटरमार्क वाला, तो 8987921161 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। किसी भी कोर्स या टेस्ट सीरीज पे आपको वैसे लोगों को 30% का डिस्काउंट मिलेगा। PDF अवेलेबल है कहाँ पर? ई बुक सेक्शन एग्जाम क्लस्टर ऐप में, ठीक। तो चलिए तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट। अब तो एग्ज़ाम भी एकदम सर पे आ गया है, तो अच्छा से तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और PYQs लगाते रहिए, बहुत मैक्सिमम आपको बेनिफिट और रिपीटिशन होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक में कंजूसी नहीं, कमेंट में कंजूसी नहीं, शेयर में कंजूसी नहीं। बाकी सब्सक्राइब अगर आपको यूज़फुल लगे तो कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं भी कर सकते, आपके ऊपर है। स्क्रीन पे यूज़फुल और वीडियोस आ रहा होगा, इस PYQ सीरीज़ का पूरा प्लेलिस्ट आ रहा होगा, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।